A very warm welcome everybody and फटाफट let's start with this unit 3 of the Sales of Goods Act 1930 that is transfer of ownership and delivery of goods. काफी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा सच जिसमें कॉम्प्लिकेशन है। जैसे हमने देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, या फिर कंपनीज एक्ट में भी हमने देखा था कुछ डॉक्ट्राइंस वगैरह थे। यहाँ पे प्लेन सिंपल वेनिला रूल्स है, वेनिला यानी कि एकदम प्लेन रूल्स है। ठीक है, तो सिर्फ सुनना है ध्यान से मैं जो पढ़ाता हूँ, मार्क करना है जो मैं यहाँ पे मार्क करवाता हूँ, लिखना है जो मैं लिखवाता हूँ, एंड दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट फॉर डीलिंग विद दिस यूनिट। काफी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर बनता है एंड केस स्टडी भी आने के चांसेस होते हैं। तो लेट्स डेल्व इनटू व्हाट एक्चुअली इट सेज। शुरू करता है सर, यहाँ पे कहता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब जो गुड्स है जो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेल कर रहे हो, इसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है सर? ये कब ट्रांसफर होती है? सेलर से बायर को मालिकी अधिकार, ओन करने के अधिकार कब ट्रांसफर होते हैं? दूसरा ये कहता है सर इन गुड्स की डिलीवरी कब कंप्लीट होगी ऐसा हम कहेंगे, कब कंप्लीट होगी ऐसा हम कहेंगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने कंडीशन एंड वारंटीज में देखा था डिलीवरी ऑफ गुड्स इज अ कंडीशन, वारंटी नहीं थी। ठीक है, तो अगर डिलीवरी लेट हो जाती है या फिर डिलीवरी नहीं होती है तो उस केस में काफी दिक्कतें आ सकती है हमको डील करने में। तो चलिए सर शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो लर्निंग आउटकम से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप रिवीजन करोगे तो लर्निंग आउटकम्स को एक बार जरूर रीड कर लेना ऊपर ऊपर से कि यहाँ से हमको क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। शुरू करता हूँ सर मैं। सबसे पहले ये कहता है इंट्रोडक्शन में हमको ये बताना चाहता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर कैसे होने वाली है, इसके बारे में जनरली ये यूनिट हमको गाइड करने वाला है। अब हमको क्यों पढ़ना है सर टाइम ऑफ ट्रांसफर, क्या जरूरी है? हमेशा याद रखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल में गए और मॉल में आपने कोई जीन्स खरीदी, आपको पसंद आ गई, मान लीजिए 2999 की जीन्स थी, 3000 की जीन्स थी। आपने वहां पे चेक किया, अब वहां पे चेक करना भूल गए, मान लीजिए आपने वहां पे चेक नहीं किया, आपने सिर्फ उसको खोला, अच्छा लगा, आपने ले लिया। अब आप लोग ना जब आप घर पे आए, व्हेन यू केम होम, तो आपको समझा कि यार ये जीन्स क्या है पता है, आपने अच्छा मम्मी को दी, मम्मी को लगा आपने चेक करी होगी, मम्मी ने ज्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं, मम्मी ने क्या किया, इसको वॉश कर दिया एंड इसको क्या कर दिया, प्रेस करके रख दिया। अब आपने जब इसको पहनने के लिए निकाला 2 3 4 दिन बाद, तो आपको समझा कि इसका जो जिप है वो डैमेज्ड है, इसके मान लीजिए पॉकेट्स फटे हुए हैं, खराब है। अब आप चले गए ये जीन्स लेके मॉल वाले के पास, तो मॉल वाला क्या कहेगा? मॉल वाला कहेगा सर आपको 1 वीक लगा ये ढूंढने में, 1 वीक लगा आपको ये ढूंढने में, प्लस आपने वॉश भी करा, प्रेस भी करा, अब हम इसको रिटर्न नहीं लेंगे। तो ये जो लॉस हुआ है ना 3000 का, ये किसका हुआ? आपका हुआ। आप भले ही कंज्यूमर फोरम में चले जाओ, केस दाखिल करो, जो भी हो, लेकिन प्रिलिमिनरी, लेकिन प्रिलिम जस्ट मिनट मेरे इसमें ओके, लेकिन प्रिलिमिनरी अगर हम देखें तो लॉस आपका हो चुका है सर, 3000 का घाटा आपके ऊपर अब पड़ चुका है, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। एक बार जो आपने किसी चीज का ओनरशिप अपने पास ले लिया, आप उसके मालिक बन गए, उसके बाद उसकी जो जुड़ी हुई रिस्क है, वो गुड्स डैमेज हो जाता है, मान लीजिए वो गुड्स खराब हो जाता है, जो भी होता है सर, हर एक हर एक बेसिक चीज के लिए कौन लायबल रहेगा? मालिक, यानी आप लोग, बायर मालिक रहेगा सर। एंड इसी के लिए हमको ये टाइम ऑफ ट्रांसफरशिप पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे ये कहता है सर कि आप जो रिस्क जो होता है ना किसी भी गुड्स के साथ, जो रिस्क होता है कि ओनरशिप का रिस्क हो गया, चोरी हो गया, जो भी रिस्क है, डैमेज का रिस्क है, इट विल प्राइमा फेसी, मतलब एट द फर्स्ट इंस्टेंस विल ऑलवेज पास विद द प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, रिस्क भी ट्रांसफर होने वाली है। इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कहते हैं। जैसे मैंने किसी से जमीन ले लिया, तो जमीन से आने वाला रेंट, जमीन से आने वाला कैपिटल एप्रिसिएशन, जमीन से आने वाली सारी इनकम मेरी हो गई। वैसे ही जमीन पे कुछ दिक्कत हो जाती है, जमीन पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जो भी रिस्क है वो भी किसकी हुई सर? मेरी हो गई। तो देखिए, वेयर द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, द बर्डन ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज द ओनर एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट। जिस मोमेंट पे गुड्स लॉस्ट हो गए, जिस मोमेंट पे गुड्स डैमेज हो गए, उस वक्त जो ओनर था सर, ये उसकी लायबिलिटी रहेगी, ये उसका लॉस होगा। समझ गए आप लोग? सो जब गुड्स डैमेज हो जाते हैं ना बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन। मतलब मेरे गुड्स है, मेरी गाड़ी है, और आप लोग, मेरा दोस्त चला रहा था, उसने डैमेज कर दी, तो लॉस तो मेरा होगा।
लेकिन मैं उसके अगेंस्ट क्या ले सकता हूँ, फिर एक्शन ले सकता हूँ, मैं उसके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ। दैट इज बेसिकली व्हाट दिस वांट्स टू टेल अस। तो आगे चलते हैं सर, प्रॉपर्टी कब पास होती है? प्राइमरीली बेसिक चीज होती है, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है बताइए? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बेसिकली, इसका मतलब होता है कि हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। और ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब आप किसी को उस प्रॉपर्टी के रिस्क एंड उस प्रॉपर्टी के रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दो। जैसे अगर आप गाड़ी बेच रहे हो तो जो आरटीओ का लाइसेंस, आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उसके नाम पे कर दो, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स उसके नाम पे चले गए। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है पासिंग ऑफ ओनरशिप। एंड याद रखना, द रिस्क इन द गुड सोल्ड इज दैट ऑफ द बायर एंड नॉट ऑफ द सेलर। एक बार जो आपने चीज खरीद ली तो रिस्क आपकी हो गई सर। सर मैंने मेरे दोस्त को गाड़ी बेची, मैंने मेरे दोस्त को गाड़ी सेल करी, ठीक है, मैं ए हूं, मैं मेरा दोस्त बी है, मैंने उसको गाड़ी सेल करी, तो नाउ ही इज द बायर एंड आई एम द सेलर। लेकिन इसने बोला मैं अभी गांव को हूं, गाड़ी तेरे पास रखना, कीप द बाइक टू यू एट योर प्लेस, मैं आऊंगा तो लेके जाऊंगा। जब तक ये गाड़ी मेरे पास है, जब तक ये गाड़ी मेरे पास है, मेरे पोजीशन में है, मुझे बताइए सब लोग, मुझे बताइए सब लोग, क्या इस केस में भले ही ये ओनर हो गया अभी, क्या रिस्क किसकी रहेगी? अगर ये गाड़ी जल जाती है, खराब हो जाती है, तो मेरी रहेगी या इसकी रहेगी? लॉ कहता है इसकी रहेगी। सर लेकिन ये मेरे पोजीशन में था, हाँ, फिर भी लॉ कहता है कि उसकी रहेगी। क्यों? क्योंकि पोजीशन का फर्क नहीं पड़ता सर। इवन दो द गुड्स विल बी इन पोजीशन ऑफ द सेलर, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। जो रिस्क है वो बायर को पास हो चुकी है जिस मोमेंट आपने चीज सेल कर रखी, जिस मोमेंट आपने क्या करा है सर, सेल कर रखे हो। तो ये बात तो क्लियर है सर, ये बात तो एकदम क्लियर हो गई हमको कि रिस्क, एक बार जो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, रिस्क ट्रांसफर हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता गुड्स किसके ओनरशिप में है, गुड्स किसके पोजीशन में है, गुड्स कहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट में कुछ लेना देना नहीं। एक बार जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, सो रिस्क ट्रांसफर हो गया, रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, बात खत्म सर। अब सब कुछ जो रहेगा वो ओनर का यानी बायर का रहेगा, सेलर का इसमें कुछ भी अधिकार नहीं है। अब यही पढ़ना है हमको कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है। तो इसमें हमको पहली चीज बताते हैं सर, ये दो बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो हमको बताएंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स क्या है, मतलब कब मानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। तो दो है, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के टाइप्स हमने देखे थे, अनसर्टेन गुड्स थे, मतलब पता नहीं कौन से, सिर्फ बनाने वाले हैं आगे फ्यूचर में, या फिर फ्लैट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैंने बोला मैंने सामने वाले ने बुक किया सर 6th फ्लोर पे पहला फ्लैट मुझे चाहिए, अब बना है नहीं, तो दिस कॉल्ड अनसर्टेन गुड्स वगैरह। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। मान लीजिए देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये सेफ नहीं है, सेल है। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनसर्टेन गुड्स, अनसर्टेन मतलब अभी तक पता नहीं गुड्स कैसे है, फ्यूचर गुड्स है, बनने वाले बाकी है, और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर हुआ है, so the property in the goods cannot pass to the buyer unless and until the goods are ascertained। मतलब जब तक, एक बेसिक चीज बताओ ना, जो चीज इस पृथ्वी पे है ही नहीं उसको आप कैसे बेचोगे? जैसे मान लीजिए कि मैं तुमको बोल रहा हूं कि मैं ये पेन तुमको बेचना चाहता हूं, ये पेन, ठीक है, अब ये पेन बना ही नहीं है अभी तक, मैंने सिर्फ तुमको फोटो दिखाया एक बना के ड्राइंग के, ऐसा पेन मैं बनाने वाला हूं, तो कैसे बेचोगे सर? दैट विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी सोल्ड। और अनसर्टेन गुड्स का मतलब वही रहता है, फ्यूचर गुड्स है, अभी तक वो चीज मार्केट में है ही नहीं, वो बनी ही नहीं, प्रोड्यूस्ड ही नहीं है सर। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, 7वें मंजिले पे पहला फ्लैट तुमको बेचना है, लेकिन अभी तक वो बना ही नहीं, मैं बेचू कैसे? तो जब तक वो चीज बन नहीं जाती, जब तक हम उसको असरटेन नहीं करते, असरटेन यानी क्या, वो चीज को पहचानना, वो चीज को बनाना, until and unless it is ascertained we cannot say that the property has been transferred। किसके केस में? अनसर्टेन गुड्स। मैं बात कर रहा हूं अनसर्टेन गुड्स की। अनसर्टेन गुड्स के केस में द प्रॉपर्टी इन द बायर विल, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स विल ट्रांसफर, द ओनरशिप विल ट्रांसफर, द रिस्क रिवॉर्ड विल ट्रांसफर ओनली व्हेन द गुड्स आर असर्टेन। तो द बायर जो खरीदना चाहता है उसको ओनरशिप कब मिलेगा सर? ओनली एंड ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड असर्टेन। तो ये हमेशा आपके ध्यान में रखना, यूनिवर्सल रूल है इस दुनिया का। A property in the goods can never be transferred until and unless the goods are what? Specific and ascertain। आप फ्यूचर गुड्स भी बेच नहीं सकते, अनअप्रोप्रिएटेड बेच नहीं सकते, नहीं, गुड शुड बी स्पेसिफिक, गुड शुड बी असर्टेन। याद रखना, ये चीज कभी भूलना नहीं है। दूसरा सर, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मतलब हम कब चाहते हैं, बायर एंड सेलर भी डिसाइड करेंगे ना, ये दोनों कब चाहते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो। मान लीजिए बायर एंड सेलर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि पेमेंट अभी करेंगे, पेमेंट अभी, जैसे बिल्डर के केस में होता है, बिल्डर बोलता है
हर महीने हर फ्लोर, जैसे ऐसा फ्लोर मान लीजिए 8 मंजिल की बिल्डिंग है, तो हर फ्लोर पे आपको 20-20% पेमेंट मुझे देना है। तो 5 फ्लोर हो जाएंगे तो पूरा पैसा आ जाएगा, 20-20-20-20-20, 100% पैसा आ जाएगा। लेकिन आपका फ्लैट तो 8वें या 7वें माले पे है सर, उसको बनने में ही टाइम लगने वाला है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बेसिक चीज बोलना चाहता हूँ कि आपके दोनों के बीच में डिसाइड हो चुका है कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो। तो ये भी बहुत मैटर करता है, कायदा कानून नहीं बताएगा कि इसी दिन ट्रांसफर होना चाहिए, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है। तो इंटेंशन क्या है पार्टीज का, जो बायर एंड सेलर है उसके बीच में कुछ डिसाइडेड है क्या कि किस डेट पे ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी? क्या उनमें डिसाइडेड है क्या कि कौन सा इवेंट होने पर ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी? इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा पॉइंट अपने को सिर्फ इतना कहता है, the property in the goods is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intend। जिस दिन पे वो डिसाइड करते हैं कि होना चाहिए ट्रांसफर, उस दिन पे हम मानेंगे ट्रांसफर हो चुका। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाप रे मतलब सर क्या पढ़ा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसको पढ़ के आपको लगेगा कि इसमें कुछ ऐसा अलग दिया है जो इलॉजिकल लगता है, बिल्कुल भी नहीं, सब लॉजिकल ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो सर हम इंटेंशन कैसे ढूंढेंगे? मैंने तो अभी आपको बोला इंटेंशन ढूंढना है पार्टीज का, हमको देखना है कि क्या बायर एंड सेलर के बीच में क्या डिसाइड हुआ। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे क्या डिसाइड हुआ सर, कैसे समझेगा बताओ, कैसे डिसाइड करोगे आप लोग? मेरे हिसाब से तो मैं देखूंगा कॉन्ट्रैक्ट, मैं देखूंगा उन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए कुछ लिखा नहीं है लेकिन दोनों का कंडक्ट कैसा है, रेगुलर बायर सेलर है, रेगुलर होता है उनका, ये फ्लैट ये बिल्डिंग बनाता है, ये फ्लैट खरीदता है रेगुलरली इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि ये बंदा पहले पेमेंट कर देता है एंड फ्लैट की डिलीवरी बहुत बाद में होती है। तो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कैसा है, या फिर कुछ भी नहीं है, ना कंडक्ट है ना टर्म्स पता है। तो उस केस में हम देखेंगे सरकमस्टेंसेस। सरकमस्टेंसेस यानी क्या, जनरल सेंस में क्या होता है उस केस में। जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल, बिल्डर एंड बायर है, मैं मेरा फर्स्ट घर खरीदने वाला हूँ। तो जनरली रियल एस्टेट में क्या होता है कि पहले आपको एडवांस देना पड़ता है, बुकिंग करना पड़ता है, धीरे 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 जैसे जैसे बिल्डिंग प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे आपको पेमेंट करना पड़ता है, और जब बिल्डिंग पूरी बन जाती है, जब आप पूरा पैसा दे देते हो तो घर आपको मिल जाता है। दिस इज द सरकमस्टेंस। तो इस केस के लिए कौन से सर्कमस्टेंस अप्लाई होते हैं? ऐसे तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज या फिर तीनों चीजें एक साथ मिलकर हमको क्या करना पड़ता है, देख के समझना पड़ता है कि इन पार्टीज का इंटेंशन, इनकी इच्छा, इनका दृष्टि क्या थी ये सब करने के पीछे। समझ रहे हो सर? पेपर में आने वाली चीज है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये पेपर में नहीं आता कुछ भी। पेपर में जो आएगा मैं आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। तो इंटेंशन कैसे निकालोगे सर? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमस्टेंसेस, TCC, टर्म्स, कंडक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, हमेशा याद रखना है। तो इसके ऊपर, ये वाले तीन के ऊपर केस स्टडी बन सकता है, केस स्टडी, तो इसको मार्क कर लेना है एज ए केस स्टडी बनने का। और आपको उसमें पूछेंगे कि इंटेंशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इंटेंशन में आपको ये तीनों चीजें लिखते आनी चाहिए, TCC लिखता आना चाहिए। तो सर अभी हम एक्चुअली पढ़ेंगे वो चीज जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, दैट इज प्राइमरी रूल्स। कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए जो प्राइमरी रूल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अलग अलग है सर, स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स के लिए अलग है, अनअसर्टेन गुड्स के लिए अलग है, अप्रूवल या फिर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के लिए अलग है। ये क्या होता है देखेंगे हम वहां पे। रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल में अलग है। 4 केसेस हम पढ़ने वाले हैं। ये 4 केसेस क्या बताते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्राइमरी रूल्स देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है ना, ओनरशिप जो है वो सेलर से बायर को कैसे ट्रांसफर होती है या फिर कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो पहला सर, प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी स्पेसिफिक या फिर सर्टेन गुड्स का पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। अब तुमको पता है कि आप मॉल में गए, वहां पे जीन्स पड़ी हुई थी, मतलब गुड स्पेसिफिक भी है और असर्टेन्ड भी है, प्रेजेंट गुड्स है, आप खरीदो और लेके जाओ। तो उस केस में जिस मोमेंट पे आपने सेल किया, जैसे मैं टीवी खरीदने गया क्रोमा में, और मेरे को एग्जांपल देता हूं, सोनी का लेटेस्ट स्मार्ट टीवी पसंद आया, तो मैंने बोला मुझे ये खरीदना है, मैं ये बाय करना चाहता हूं। तो देखो गुड्स कैसे है सर, स्पेसिफिक भी है, असर्टेन्ड भी है। समझ गए? गुड्स कैसे है, गुड्स कैसे है सर, स्पेसिफिक भी है एंड असर्टेन भी है। मैं क्या करता हूं इस केस में, मैं क्या करता हूं, काउंटर पे जाता हूं, कार्ड स्वाइप करता हूं, पेमेंट करता हूं, बात खत्म हो गई। उसी मोमेंट पे इनवॉइस छपता है, गुड्स मेरे हो गए। तो गुड्स मेरे हो गए सर, रिस्क मुझे ट्रांसफर हो चुकी, मैं ओनर हो चुका इसका। डिलीवरी तो 2 दिन बाद करेगा। तो जिस मोमेंट पे हमने सेल किया, जिस मोमेंट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या फिर हम इनवॉइस छपवाए, दैट सेम मोमेंट द प्रॉपर्टी वाज पास टू मी, दैट इज द बायर।
और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है सर, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। कहते हैं देखिए, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हो रहा है सर, स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स के लिए हो रहा है, द प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। क्या कहता है, जिस मोमेंट पे, जिस टाइम पे पार्टी चाहते हैं उसी टाइम पे ये ट्रांसफर होगा। बट यहाँ पे हम नीचे देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले कि ऐसे केस में जनरली जिस मोमेंट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया उसी मोमेंट पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन, आपको इंटेंशन निकालने के वो क्या चीजें देखनी, तीन चीजें मैंने बताई थी, टीसीसी। याद कीजिए कौन सी, टीसीसी, वही तीन चीजें आपको वापस यहाँ पे देखनी है। देखिए सर, अगर जो गुड्स है वो स्पेसिफिक है या फिर असर्टेन है एंड दे आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। व्हाट डू आई मीन बाय डिलीवरेबल स्टेट? डिलीवरेबल स्टेप का क्या मतलब होता है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब होता है, दिख रहा है ना स्क्रीन, या ओके। सो डिलीवरेबल स्टेट मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से एप्पल्स खरीदे, ठीक है, एप्पल्स मैंने खरीदे 20 किलोज और मैंने उसको बोला मुझे ना गिफ्ट करनी है एप्पल्स मेरे घर वालों को अलग अलग, तो इसके 1 1 किलोज के 20 पैकेट्स बना के दे दे। इन पैकेट्स को गोल्डन रैप करना, गोल्डन पेपर से रैप करना, इसके ऊपर लिखना मेरा नाम, जैसे लिख देना कि CH चिन्मय गिफ्ट्स यू दिस, ऐसा लिखना, ठीक है। ऐसा मैंने उसको बोला है। अब जब तक ये एप्पल जो है ना, इसकी पैकिंग ठीक से होगी नहीं, जब तक जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस तरीके से वो तैयार ना हो जाए, उसको हम कहते हैं दे आर स्पेसिफिक गुड्स। एप्पल्स है, दे आर असर्टेन, मुझे पता यही एप्पल्स देने हैं, बट दे आर नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल मतलब जो चीजें करनी बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है कुछ और चीजें करनी है और अभी बाकी है, वो होने के बाद ही डिलीवरी में लूंगा। तो जब तक ये होता नहीं ना, मैं इन एप्पल्स की डिलीवरी नहीं लूंगा। दूसरी केस सर, मैंने, आपने मुझे एक सैंपल दिखाया इस पेन का, दिस इज द एस पेन, ठीक है, मुझे आपने इसका सैंपल दिखाया, बोला आप सैमसंग का टैबलेट लोगे प्रीमियम वाले तो आपको ये एस पेन उसके साथ मिलेगा। तो ये एस पेन आप मुझे बेचना चाहते हो, ये एस पेन मुझे आपने दिखाया, लिख के बताया, सब ऐसा करके दिखाया, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया मुझे। मैंने बोला कितने का रहेगा एक, तो उसने बोला ये एक पेन जाएगा 10,000 का, ओके। तो आपने मुझे बोला है मैं ऐसी 100 क्वांटिटीज आपको दूंगा, मैं यही बिजनेस करने वाला हूँ पेन का, तो आप मुझे कितने देने वाले, ऐसे 100 क्वांटिटीज देने वाले, एस पेन की 10,000 का एक जाएगा पर पेन, ठीक है। अब ये जो 100 पेन्स है ये सबके सब क्या करेंगे पता है, जब ये 100 पेन्स आएंगे किसके पास, सेलर के पास, मेरे नहीं, सेलर के पास, वो इसको टेस्ट करके चेक करेगा कि भाई ये सच में चलते हैं क्या, ये अच्छे हैं क्या, ठीक है। जब तक वो इस पेन को टेस्ट नहीं करता, चेक नहीं करता, वो मुझे देगा नहीं, मैं लूंगा नहीं। तो हम कहेंगे कि भले ही गुड्स आ गए, 100 क्वांटिटी ऑफ पेन है, डिलीवरेबल सॉरी स्पेसिफिक है, असर्टेंड है, लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं, क्योंकि उसमें कुछ तो चीजें बाकी है, कुछ प्रोसेस उसमें बाकी है, जैसे गिनना, क्वालिटी टेस्ट करना, कुछ तो उसमें बाकी रहेगा सर। तो देखेंगे सर हम कि स्पेसिफिक गुड्स जब डिलीवरेबल स्टेट में रहते हैं, गुड्स स्पेसिफिक है, असर्टेंड है, और डिलीवरेबल स्टेट में मतलब जो भी चीजें करनी थी वो सब करके हो चुकी है, तो हम उसको कहते हैं कि द गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। और अगर डिलीवरेबल स्टेट में ये गुड्स रहता है तो जिस मोमेंट में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया तभी प्रॉपर्टी पास होगी। देखो क्या बोला मैंने, आप मॉल में गए, आपको एक शर्ट पसंद आया, आपने इसको देखा, आपको अच्छा लगा, ट्राई किया, सही है, तो शर्ट इज स्पेसिफिक, शर्ट इज असर्टेंट। इतना ही नहीं, आपने टेस्ट भी कर लिया, आपको आता भी है वो शर्ट, तो हम क्या कहेंगे, शर्ट इज इन आवर डिलीवरेबल स्टेट। जिस मोमेंट पे आप काउंटर पे जाके पैसे दोगे और वो बिल बनाएगा, मतलब बिल बनाना, पैसे देना इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिस मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट होगा ओनरशिप ट्रांसफर होगा। अब अगर शर्ट को कुछ होता है तो किसकी जिम्मेदारी, मॉल वाले की, आपकी, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप हो गए अभी बायर। तो देखिए, वेयर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, अनकंडीशनल मतलब उसमें कोई कंडीशन से भी अटैच नहीं है, यही कुछ खरीदने हैं और वो अब डिलीवरेबल स्टेट में है, तो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस, वो ओनरशिप पास हो जाती इमीडिएटली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जिस मोमेंट पे अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया उस मोमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो केस स्टडी में क्या देखना है, हमको देखना है क्या गुड्स स्पेसिफिक है या सर्टेन है, अगर हाँ तो क्या इसमें कोई कंडीशन है,
अगर नहीं तो क्या ये डिलीवरेबल स्टेट में, अगर हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सर लेट पेमेंट किया या फिर पेमेंट ही नहीं किया या फिर डिलेड पेमेंट किया, इंस्टॉलमेंट में किया, तो इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज पोस्टपोन्ड या फिर वहीं पे आप पैसे दे रहे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। फर्क किससे पड़ता है? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। तो याद रखना, द कंडीशन इज गुड मस्ट बी रेडी फॉर डिलीवरी। मतलब क्या कंडीशन? ये है कि जो गुड्स है ये डिलीवरी के लिए रेडी होने चाहिए। वही अब जाके लेके आ रहे हो ना शर्ट, तो इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, आप लेके जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक गुड जब डिलीवरेबल स्टेट में रहेंगे, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या कोई कंडीशन अटैच नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट में, जैसे मॉल में जाके आप कोई शर्ट लेते हो, तो जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, जैसे ही आपने बिल बनवाया, चीज आपकी हो गई। पैसे भरो नहीं भरो बात अलग हो गई। अब बिना पैसे भरे वो बिल तो छापेगा नहीं मॉल वाला। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मॉल में अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो ये चीज मेरी हो जाएगी। नहीं नहीं, आपको वो तभी देगा जब आप उसको पैसा दोगे। एनीवेज, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नेक्स्ट देखो, एक्स एक शॉप में जाता है, एक टेलीविजन खरीदता है एंड शॉपकीपर को पूछता है मुझे होम डिलीवरी दे दीजिए। शॉपकीपर कहता है दे दूंगा। अब आपने पैसे दिए, बिल लिए, शॉपकीपर के पास है अभी भी वो टेलीविजन, लेकिन डिलीवरी आपको हुई नहीं। तो क्या पोजीशन शॉपकीपर के पास है? क्रोमा में पड़ा हुआ है टीवी अभी तक, और आप पैसे भर के घर आ गए, तो कौन ओनर रहा? आप, एक्स। बायर इज द ओनर नाउ, भले ही पोजीशन इसके पास है। क्यों? क्योंकि टेलीविजन स्पेसिफिक असर्टेन गुड था, डिलीवरेबल स्टेट में था, डिलीवरी थोड़ी आगे पीछे होने वाली है, तो इन दैट केस द गुड आर इमीडिएटली ट्रांसफर। नेक्स्ट इज वापस स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, दे हैव टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। मतलब क्या? आपका उसके ऊपर कुछ काम करना बाकी है, जैसे गिनना बाकी है, ये 100 पेन है, इसको टेस्ट करना बाकी है। आप गए, टीवी देखा, टीवी अच्छा लगा, बोला डेमो पीस है सर, ऐसा पीस आपको पसंद है? बोला हाँ, तो बोलेंगे इसको हम ऑर्डर करके देंगे आपको। तो इट इज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट येट। समझ गए? So where there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods, seller को कुछ करना बाकी है इस goods के लिए for making them into a deliverable state। तो जब तक ये goods, क्योंकि goods स्पेसिफिक है सर, स्पेसिफिक गुड्स की कब ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप? अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो जिस मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया। अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो पहले इसको डिलीवरेबल स्टेट में आना पड़ेगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा फिर ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो द प्रॉपर्टी विल नॉट पास अंटिल द सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ। तो देखिए, पीटर एक लैपटॉप खरीदता है फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड उसको बोलता है मुझे होम डिलीवरी कर दीजिए। शॉपकीपर हाँ भी कहता है। लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। शॉपकीपर प्रॉमिस करता है कि मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, पीटर को कॉल करूंगा कि हमने इंस्टॉल किया है और उसके बाद डिलीवरी करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी, ये लैपटॉप तब तक पीटर का नहीं होगा, तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक इसमें क्या नहीं है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल नहीं करते हो। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो वो स्पेसिफिक से डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया ऐसा मान के हम इसको ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे टू पीटर। आई होप सबको अच्छी क्लैरिटी मिल रही है जो मैं बोल रहा हूं उससे, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट या फिर नहीं समझने जैसा नहीं है। आगे देखिए सर, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस। मतलब आपने एप्पल दिखा है, मैंने बोला हाँ मुझे ये एप्पल चाहिए, ये वाले एक्स क्वालिटी का एप्पल चाहिए मुझे, एक्स क्वालिटी। तो एप्पल डिसाइड हो गया, स्पेसिफिक है। अब करना ऐसा है कि मैंने उसको बोला मुझे ना 100 किलो चाहिए सर। वो कहता है देखिए आपके, नहीं उल्टा बोलता हूँ, चलो उल्टा उल्टा और आसान एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला मुझे 100 एप्पल्स चाहिए। अब एप्पल्स की कीमत नंबर्स पे होती है कि एक एप्पल 2 का, 2 एप्पल 20 का, नहीं, इट इज इन किलोज। तो मैंने उसको बोला मुझे 100 एप्पल्स चाहिए, तो तेरे हिसाब से 100 एप्पल्स मुझे दे दे। मैंने बताया भी है कौन से क्वालिटी के, तो स्पेसिफिक है एंड असर्टेंड भी है कौन से है। तो उसने 100 एप्पल्स की डिलीवरी करने का डिसाइड किया, बोला हाँ दूंगा, लेकिन प्राइस कैसी है सर, 200 रुपए पर किलो। तो जब ये 100 एप्पल सेलर के पास आएंगे, सेलर इसको क्या करेगा, इसको मेजर या फिर इसका वेट करेगा, और ये 100 एप्पल्स जितने किलो के भरेंगे, मान लीजिए 30 किलो के, 40 किलो के, मान लीजिए 60 या फिर 70 में भी 80 किलो या फिर में भी 100 किलो। तो अगर जितने किलो के बनेंगे, अगर 100 किलो का बना तो प्राइस कितना होगा, 200 इंटू 100, 20,000 रुपए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राइस निकालने के लिए, प्राइस असरटेन करने के लिए, प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अगर कुछ करना बाकी है स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स का,
प्राइस निकालने के लिए सेलर को कुछ करना बाकी है तो थर्ड कंडीशन आ जाएगी। गुड स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल कंडीशन में भी है, लेकिन सेलर को कुछ करना बाकी है जिससे प्राइस निकले। तो उस केस में सेलर को अगर कुछ वे मेजर टेस्ट या कुछ ऐसा करना है जिससे क्या हो सके, असर्टेन कैलकुलेशन ऑफ प्राइस हो सके, तो द प्रॉपर्टी विल नॉट पास अंटिल सच एक्ट और थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ। देखो, जब तक आप इसका वेट नहीं करोगे, इसको मेजर नहीं करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, यानी जो चीज आपको करनी है वो जब तक आप करते नहीं और करने के बाद ये बायर को बताते नहीं, नोटिस देते नहीं इस चीज का, नोटिस यानी पेपर नोटिस नहीं, फोन करके बताना, इंटीमेट करना कि भाई मैंने ये सब किया है, तो इन दैट केस जब तक ये काम होता नहीं तब तक जो है प्रॉपर्टी विल नॉट ट्रांसफर। तो देखिए, ए सोल्ड कारपेट्स टू द कंपनी विच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड। कारपेट्स रहता है ना, नीचे बिछाते हैं, वो बेचता है ए। द कारपेट वाज डिलीवर्ड टू द कंपनीज प्रीमाइसेस बट वाज स्टोलन बिफोर इट कुड बी लेड। मतलब क्या, कंपनीज प्रीमाइसेस में हमने डिलीवरी मार दी और कॉन्ट्रैक्ट क्या था सर, कारपेट लेके आओ एंड इसको बिछा के भी दो कंपनी के प्रीमाइस में। तो डिलीवरेबल्स तो एक कुछ कंडीशन है यहाँ पे, बिछाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, कारपेट तो हमने बेचे और कंपनी के प्रीमाइसेस में जाके रख भी दिए, लेकिन बिछाए नहीं, अभी तक बिछाए नहीं। इसके पहले ये स्टोल चोरी हो गए, तो क्या हुआ मुझे बताइए, क्या ये कारपेट डिलीवरेबल स्टेट में थे? मुझे बताइए फटाफट, क्या लगता है तुमको, डिलीवरेबल स्टेट में होंगे ये? मेरा लॉजिक कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कारपेट खरीदने का नहीं था, कारपेट बिछा के देने का भी था सर, और एक कंडीशन थी जो सेलर को करनी थी जो उसने की नहीं। समझ रहे हो? तो क्योंकि वो चोरी हो गया ना, की नहीं मतलब चोरी हो गया, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो ये जो चोरी का नुकसान है ये कौन भरपाई करेगा? ऑब्वियसली सेलर ए करेगा, कंपनी इसका कुछ भी पैसा देगी नहीं। तो इट वाज हेल्ड दैट कारपेट वाज नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, क्योंकि वो लेट नहीं हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट था, इसलिए प्रॉपर्टी पास नहीं हुए टू द बायर कंपनी, और ये पूरा नुकसान रहेगा सेलर का। ये सब तीनों चीजें थी ना, 1 2 3 कंडीशन, दिस वाज रिगार्डिंग टू द स्पेसिफिक गुड्स या फिर असर्टेन गुड्स। दूसरा है, तो ये तीन कंडीशंस थी जो हमने पढ़ी, लेकिन अब दूसरा हम पढ़ने वाले अनअसर्टेन गुड्स का। अनअसर्टेन यानी देखा है हमने, बहुत डिटेल में बात करी इसके बारे में। तो देखिए, जो चीज आपके पास आज है नहीं वो आप कैसे बेचोगे? अनअसर्टेन गुड्स तो वही होता है जो गुड्स अभी तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किए, जो इस उस जो प्रेजेंट ही नहीं है इस लाइफ में, या फिर प्रेजेंट है लेकिन आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किए है, तो उसको आप कैसे बेचोगे? तो याद रखना है, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स के केस में प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक गुड्स क्या नहीं हो जाते, असर्टेन नहीं हो जाते, जब तक गुड्स स्पेसिफिक नहीं हो जाते। अब आगे देखिए सर, कहाँ पे गया, आगे देखिए, देखिए तो इसमें कंडीशंस बन रही है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला कंडीशन पेपर में आने के चांसेस यहाँ से बहुत ज्यादा होते हैं, इसको मार्क कर लीजिए एट एज इंपॉर्टेंट। तो जब आपने बोला है, जैसे अनसर्टेन गुड है, मैं बोल रहा हूं कि मैं तुमको ये फ्लैट बेचूंगा, बन रहा है, अभी बिल्डिंग बना नहीं है, ये फ्लैट कैसा होगा सर, 2 BHK होगा, इसमें इस तरीके का कलर रहेगा, ये फ्लैट सब मैंने तुमको डिटेल्स दिया, सब मैंने तुमको क्या दिया, डिटेल्स दिया। तो देखिए, हाँ अनसर्टेन गुड्स है, लेकिन हम बेच रहे बाय डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन, बाय डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन यानी गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है और मैं तुमको डिस्क्राइब दे रहा हूँ कि कैसे होंगे। अप्रोप्रिएशन मतलब जैसे लॉट का लॉट गिरा हुआ है, 200-300 किलो पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं तुमको बता रहा हूँ इस क्वालिटी का एप्पल दूं, ठीक है, आपने बोला दियो, तो मैं इसमें से कुछ एप्पल्स निकाल रहा हूँ, अप्रोप्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अप्रोप्रिएशन मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीजें बाहर निकालना। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स, appropriation of goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of the contract। क्या कहता है अप्रोप्रिएशन मतलब क्या, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम गुड्स को बाहर निकाल के रख रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस गुड्स को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, ये गुड्स इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होने वाले, ऐसा ये कहना चाहता है। और ऑब्वियसली इसमें दोनों पार्टीज का हाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने सेलर अपने मन से निकाल देगा, नहीं। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब गुड्स को आप सिलेक्ट कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम, किधर सर, इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द सेलर एंड बायर। अब इसके कुछ एसेंशियल्स है, ये हो सकता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हो सकता है एक केस स्टडी, हमने को नहीं पता इसमें से क्या आएगा, तो बेटर है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होना चाहिए, इन असर्टेन या फ्यूचर गुड्स इनका क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो भी गुड्स आप दे रहे हो ना सर, जो आपने डिस्क्रिप्शन बताया था, जो क्वालिटी बताया था, उसके साथ कंफर्म यानी सेम टू सेम होना चाहिए। तीसरा, गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये दो चीजें कर दी तो गुड्स स्पेसिफिक एंड असर्टेन्ड हो गए,
जब आपने दोनों चीजें कर दी तो गुड्स स्पेसिफिक सर्टेन होने लगेंगे अभी। तो गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट होना चाहिए। डिलीवरेबल स्टेट में तब आएंगे ना जब आप इसको निकालोगे कि ये चीज है जो चीज बनाओगे। समझ रहे हो, अनसर्टेन गुड्स आप कभी बेच ही नहीं सकते, वो तो तब बेचोगे जब वो चीज एग्जिस्टेंस में आएगी। तो द गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। नेक्स्ट कंडीशन है गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय डिलीवरी टू द बायर और एजेंट। अनअप्रोप्रिएटेड अनकंडीशनली मतलब हम सोच समझ के विचार पूर्वक कोई भी कंडीशन नहीं अटैच करके, जो ये मान लीजिए 100 एप्पल्स का डेरा पड़ा है, आपको 20 एप्पल की डिलीवरी करनी है ना, मैं वहां से 20 एप्पल निकाल रहा हूँ अनकंडीशनल। उसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं की 20 एप्पल आपको तभी देंगे जब आप ऐसा, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे 10 रुपए पर किलो से पैसा दे रहे हो, ये 20 एप्पल आपके। तो गुड्स क्या कर रहे हैं, हम अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। अप्रोप्रिएशन कैसे होगा सर, या तो सेलर खुद निकाल के देगा ये 20 किलो एप्पल आप ले लीजिए, लेकिन बायर को पूछेगा चलेगा ना ये, या फिर बायर को बोलेगा तू तेरे तेरे बीच, जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप ही निकालते हो ये सब चीजें, तो बायर को बोलेगे आप निकालो, आप निकालो, आप आपके हिसाब से 20 किलो एप्पल निकालो। वो निकालता है, बोलता है ये लो ना, फिर सेलर बोलेगा हाँ। तो सेलर निकाल सकता है बायर के एसेंट से, बायर को हाँ के बायर का हाँ पूछ के, बायर निकाल सकता है सेलर का हाँ पूछ के। समझ रहे हो, तो ऐसे अप्रोप्रिएशन होगा। तीसरा कोई अप्रोप्रिएशन का वे नहीं होता, या तो मैं निकाल के देता हूं तुम सिर्फ हाँ बोलो, या फिर तुम निकाल के दो मैं हाँ बोलता हूँ। ये असेंट जो है ना, हाँ बोलना कि हाँ ये गुड्स चलेंगे, इट शुड बी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बता के करना, एक्सप्रेसली बताओ कि हाँ चलेगा, या फिर इम्प्लाइड मतलब क्या, वो दे रहा है आप थैली खोल रहे हो 20 किलो ले लिए, इम्प्लाइड है। अब जरूरी नहीं कि मैं जब 20 किलो एप्पल निकाल रहा हूं तभी मैं आपको बुलाऊं और पूछूं हाँ भाई चलेगा कि ये नहीं। मैंने 20 किलो एप्पल निकाले, बोरी में डाले, आपके घर पे डिलीवर कर दिया, आपने खोल के देखा, फिर आपको लगा हाँ अच्छा आपने रख लिया। तो अप्रोप्रिएशन के पहले या अप्रोप्रिएशन के बाद भी असेंट दिया जा सकता है, लेकिन असेंट होना बहुत जरूरी है। अगर सेलर गुड्स निकाल रहा है तो बायर का असेंट, और बायर गुड्स निकाल रहा है तो सेलर का असेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। आगे क्या लिखता है सर, दूसरा डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर। कैरियर यानी ट्रांसपोर्टर, कैरियर यानी कौन, ट्रांसपोर्टर। तो जब सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और टू कैरियर और द बेली, सेलर क्या कर रहा है, या तो बायर को गुड्स डिलीवर कर रहा है, या कैरियर यानी ट्रांसपोर्टर को दे रहा है, या किसी और बंदे को दे रहा है कि हाँ भाई इसको जमा करके इसके पास दे किया, दैट इज कॉल्ड एज बेली। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है गुड्स इनको, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसमिशन टू द बायर, बायर के पास ये चीजें पहुंचे इसलिए किया जाता है। एंड दूसरी चीज, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब क्या, सेलर अपने पास इस गुड्स का कोई भी अधिकार नहीं रखता। सेलर अपने, दिखाता हूं मैं आपको, एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल। देन ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम कहेंगे कि इस केस में अनकंडीशनली गुड्स अप्रोप्रिएट हो चुके हैं। सर ये क्या था, डज नॉट रिजर्व द राइट टू राइट ऑफ डिस्पोजल, में आपको एक्सप्लेन करता हूं विद द केस ऑफ एन एग्जांपल। आपने अमेजोन से 20 किलोज ऑफ एप्पल्स मंगाए, कितने मंगाए, 20 किलो ऑफ एप्पल्स मंगाए। पेमेंट का मोड था सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी। अब जब ये एप्पल्स आपके घर पे आएंगे, जब ये एप्पल्स आपके घर पे डिलीवरी को आएंगे, अगर आपने सीओडी नहीं किया, आपसे पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या वो गुड्स आपको दे के चला जाएगा, बताइए। क्या वो गुड्स, क्या ये एप्पल्स वो आपको दे के चला जाएगा, वो लेके जाएगा वापस, रिटर्न कर देंगे उसको। तो ये क्या किया है अमेजोन ने, अमेजोन ने अपने पास एक रखा राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी क्या, कोई कंडीशन है जैसे कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट, या कोई कंडीशन है जो फुलफिल अगर सामने वाला नहीं करता, तो सेलर के पास पूर्ण अधिकार है कि वो गुड्स वापस अपने पास मंगा ले, या फिर कहीं 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 और लेके जाए, लेकिन बायर को डिलीवर नहीं करना है। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं सर, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि सेलर है ना, सेलर ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे रहा है ताकि ये बायर को डिलीवर हो जाए, और सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रख रहा है अपने पास, कुछ भी राइट ऑफ डिस्पोजल उसने नहीं रखा है। बोला आपको डिलीवर कर देंगे मतलब कर देंगे, पैसा, कोई डिस्पोजल की कंडीशन ही नहीं है। तो उस केस में इसको हम बोलेंगे कि गुड्स आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। क्या बोलेंगे हम इसको, गुड्स आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। और सर फिर इससे क्या होगा, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो गए तो क्या होगा सर, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो गया तो क्या होगा सर, तो उस केस में हम बोलेंगे कि द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड नाउ। देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, अनअसर्टेन गुड्स के केस में
प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक गुड्स असर्टेन नहीं हो जाते। और गुड्स कैसे असर्टेन होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। A bill of lading of railway parcel is made out in the name of the buyer and is sent to him. Bill of lading भेज दिया, देखा है हमने, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ये। The ownership in the goods passes from the seller to the buyer. इस केस में जी बिल्कुल ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। अगर गुड्स रास्ते में लॉस हो जाते, खराब हो जाते, चोरी हो जाते तो सेलर लायबल नहीं रहेगा। लायबल कौन रहेगा? बायर। क्यों सर? बिल ऑफ लेडिंग तो उसके हाथ में है। अब जिसके हाथ में है वो टाइटल, वो ओनर हो गया, इसलिए तो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। दूसरा एग्जांपल, एम प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर बुक विद अ बुक सेलर इन मुंबई। मुंबई का बुक सेलर उसके साथ एक बुक का ऑर्डर एम डालता है। ही आस्क हिम टू सेंड द बुक बाय कुरियर। अच्छा, वो बोलता है कि आप कुरियर के थ्रू भेजिए मुझे ये बुक। अब ये बुक जो है ना रास्ते में लॉस्ट जल्दी खराब हो जाती है। सेलर वांट्स द बायर, सेलर कहता है बायर को कि तू लॉस बियर कर। बोलेगा यार क्या बात करते हो। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा क्या अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन है क्या, तो देखते हैं। It is an unconditional appropriation of goods because of which buyer M has become the owner of the goods. Therefore, he will bear the risk of loss of the book in the way. आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर? देखिए, आपने गुड्स, आपने बुक मंगाई स्पेसिफिक, तो सेलर ने उसको क्या किया सर? आइडेंटिफाई किया, डिलीवरेबल स्टेट में लाया, कुरियर के थ्रू भेजा भी, और कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल रखा नहीं। तो बन गया सर जो मैं बोल रहा हूँ, क्या? अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो गया मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर। अब अमेजोन वगैरह के केस में ये नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अमेजोन राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखता है जब तक पेमेंट ना हो। लेकिन अगर आपने प्रीपेड ऑर्डर किया है, प्रीपेड प्रीपेड मतलब आपने बोला है भेज दीजिए और आपने ऑनलाइन पे कर दिया है, तो राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं होता। अमेजोन वो लेके आएगा, रास्ते में खराब हो गया तो आपका नुकसान। अब अमेजोन की इंटरनल पॉलिसीज है कि ऐसे नुकसान की वो भरपाई करके देगा, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे कि अभी तो, लेकिन अमेजोन तो भरपाई करके देगा। लेकिन एज पर एक्ट उनको कोई जरूरत नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ओनर बन चुके हो। पहले हमने देखा स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स जब वो डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं। हमने देखा स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं, तो जिस मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अनअसर्टेन गुड्स के केस में हमने देखा, अनअसर्टेन गुड्स के केस में हमने देखा कि जब ये गुड्स असर्टेन हो जाते हैं, अप्रोप्रिएट हो जाते हैं, तब हम मानेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तब ये होगा मानेंगे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तीसरा है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या फिर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। आपने देखा रहेगा आपकी मम्मी या शायद कोई टीवी चैनल्स पे सीरियल्स देखती होंगी, सीरियल्स, तो अपने सीरियल्स में देखा होगा, जनरली हिंदी सीरियल्स में, कि शादी के टाइम पे एक ज्वेलरी वाला घर पे आता है और बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्सेस दिखाता है। उसमें से जो पसंद है ये लोग 4-5 रख लेते हैं अपने पास, कहते हैं उसको कि जो पसंद आएगा वो हम रखेंगे, बाकी वो दूसरा रिटर्न कर देंगे। इसको कहते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस, या फिर सेल ऑन सेल और रिटर्न, या फिर ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो जो अप्रूव करते हो वो अपने पास रखो, वो आपकी ओनर हो गए उसके। जो रिजेक्ट करते हो वो वापस रिटर्न कर दीजिए। तो जब गुड्स हम बायर को डिलीवर करते हैं ऑन अप्रूवल या फिर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी सर बायर को? पहला, जब ये जो घर वाले ये इसको बोलेंगे ज्वेलरी वाले को, पहले ये 4 ज्वेलरी बॉक्स हम खरीदना चाहते हैं, तो आपने क्या किया? आपका अप्रूवल, आपका एक्सेप्टेंस कन्वे किया। दूसरी केस क्या होती है सर? जब आपने अपना अप्रूवल बताया नहीं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर तीन महीने के अंदर बताना मुझे तो खरीदना चाहता है कि नहीं। 3 महीने के अंदर आपने ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन आप गुड्स अपने पास रख रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे सर? इस केस में आपने अप्रूवल एक्सेप्टेंस दिया नहीं, लेकिन बाय कंडक्ट आपका टाइम चला गया है हाँ बोलने का, और आपने इसको यूज कर रहे हो आप, तो हम बोलेंगे कि आपने क्या किया? इसको अप्रूव कर लिया। तीसरा, अनइक्विवोकल कहते हैं इसको, अनइक्विवोकल मतलब क्या? आपको गुड्स दिए ना, आपने एक्सेप्ट किए ना आपने रिजेक्ट किए। आपने क्या किया? वो गुड्स गए और आपने बैंक में इसको मॉर्गेज रख दिया और इसके ऊपर लोन ले लिया, ये बता के कि आपके गुड्स। तो आपने अप्रूवल नहीं दिया, आपने ना नहीं कहा, लेकिन आप बैंक को क्या बोल रहे हो कि आपके गुड्स है और इन गुड्स को मैं गिरवी रखना चाहता हूँ। तो एक तरीके से आपने क्या किया? इसके ऊपर अपना अधिकार जमा दिया। एक तरीके से आपने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। आपने कोई ऐसा काम किया विच मीन्स दैट यू आर एक्सेप्टिंग दोज गुड्स। तो देखिए सर, प्रॉपर्टी कब पास होगी इन केस में? व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल एक्सेप्टेंस, जब आप हाँ बोलते हो, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो, ऐसा एक्ट करते हो जिससे समझता है कि ट्रांजैक्शन आप अडॉप्ट कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो। दूसरा, आप अपना अप्रूवल एक्सेप्टेंस नहीं बता रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? जो टाइम फिक्स था उसके अंदर आपने हाँ या ना नहीं कहा, या फिर टाइम फिक्स नहीं तो रीजनेबल टाइम में आपने हाँ या ना नहीं कहा। तीसरा, आप कुछ ऐसा करते हो जिसको जो इक्विवेलेंट है टू एक्सेप्ट इन द गुड्स, मतलब आप प्लेज
उधारी पे कोलैटरल रख दिया गुड्स को, लोन ले लिया गुड्स के ऊपर। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बताना चाहता हूँ? P bought a musical instrument from a music shop on a condition that he will purchase it if he likes it. P एक गिटार लेके आया एक शॉप से और कहता है कि अगर पसंद आया तो ही रखूंगा, नहीं तो वापस दे दूंगा। आफ्टर वीक ही हैज इन्फॉर्म द शॉप दैट ही हैज अग्रीड टू परचेस। एक वीक बाद वो खुद फोन करके बोलता है मैं खरीदना चाहता हूँ ये। तो हम कहेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है जिस मोमेंट पे उसने डिसाइड किया कि ये चीज हमारी होगी। जैसे फोन किया ना कि हाँ भाई मैं रखना चाहता हूँ, तो उस मोमेंट पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। यहाँ पे ये देखिए, a buyer under a contract on the basis of sale or return is deemed to exercise this option when he does any act exercising domination over the goods showing an unequivocal intention to buy। मतलब क्या, मैंने हाँ भी नहीं कहा मैंने ना भी नहीं कहा, लेकिन मैंने गुड्स को किधर प्लेज कर दिया, कोलैटरल सिक्योरिटी रख दिया, या फिर मैंने यही गुड्स आगे बेचने का किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अरे बाप रे, आप ऐसा सब कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर अनइक्विवोकली शोइंग एन इंटेंशन। अनइक्विवोकल मतलब आप ऐसा इंटेंशन है जिसके दो अर्थ नहीं निकल सकते, एक ही अर्थ निकलता है कि आप इस खुद को ओनर समझते हो इस गुड्स का और आप इसीलिए ये चीज कर रहे हो। तो इस केस में हम मानेंगे कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। जैसे देखिए, ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बी प्लेस्ड द ज्वेलरी विद सी। ए ने बी को ज्वेलरी दिया कि अच्छा लगा तो रख, नहीं तो रिटर्न कर दे। बी ने उसको सी के साथ उधारी पे उसके ऊपर लोन ले लिया, तो हम कहेंगे ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। जिस मोमेंट बी ने इसको उधारी पे रखा उस मोमेंट पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, क्योंकि आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया, आपने कोई ऐसा एक्टिविटी किया जिसे समझता है कि यू आर द ओनर, यू आर एक्सरसाइजिंग डोमिनेशन। समझ रहे हो? ही कैन ओनली रिकवर द प्राइस ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम बी। मतलब क्या, ए जो है ना, ए सी को कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? नहीं कर सकता, लॉ कहता है ए कैन नॉट गो अगेंस्ट सी, ए शुड गो टू बी। बी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि बेचारा सी तो गुड फेथ में बोनाफाइड था यार, उसको क्यों अटकाए हम इनका। लास्ट इज सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। इसका मतलब होता है कि जब हमने बोला है कि या तो तू गुड्स रख और पैसा दे या फिर रिटर्न कर, मतलब आपको हाँ नहीं बोलना है मुझे, आपको मुझे पैसा देना है, कैश देना है। मैं आपको गुड्स दूंगा, आप या तो मुझे कैश दीजिए या फिर मुझे गुड्स वापस दे दीजिए। देयर इज नथिंग लाइक कि रखिए अच्छा आपको जो लगता है, नहीं नहीं। तो इफ the goods are delivered by sale or return on the terms that the goods were to remain the property of the seller till they are paid for। मतलब क्या, जब तक आप मुझे कैश नहीं देते ये मेरी ही रहेगी। आप हाँ बोलो ना बोलो फर्क नहीं पड़ता, गुड्स के लिए अप्रूवल दो नहीं फर्क पड़ता, नहीं, पैसे जब तक नहीं दोगे मेरी सेलर की प्रॉपर्टी रहेगी। तो द प्रॉपर्टी विल नॉट पास टू द बायर अंटिल द टर्म्स आर कंप्लीट विद। मतलब जब तक कैश का पेमेंट आप नहीं करते तो पे नहीं करते प्राइस, तब तक ये सेलर की ही रहेगी। ए डिलीवर्ड ज्वेलरी टू बी ऑन सेल ऑफ कैश और रिटर्न बेसिस। It was expressly provided in the contract that the jewelry shall remain A's property until the price is paid। ए ने बी को ज्वेलरी दी और बोला जब तक बी पैसा नहीं देगा ज्वेलरी ए के रहेगा। पेमेंट से पहले बी ने इस ज्वेलरी को सी के साथ लोन कर्जे पे रख दिया, उधार पे रख दिया। हम कहेंगे इट वॉज हेल्ड दैट जिस मोमेंट पे बी ने प्लेज किया ना, ओनरशिप बी के पास थी नहीं, इसलिए ये प्लेज भी वैलिड नहीं है। ए ने क्या बोला, ए ने क्या बोला था आपने, अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊं आपको, ए भाई ने बोला था बी भाई को ये ज्वेलरी तेरे पास रख, जब तक पेमेंट नहीं करता ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी। बी ने इसको आगे प्लेज सिक्योरिटी पे रख दिया सी के साथ। ये प्लेज ही इनवैलिड है क्योंकि बी जो प्लेज कर रहा है इसके पास ओनरशिप का राइट ही नहीं है सर। अब जो मालिक नहीं, ऐसे तो फिर मैं शाहरुख खान का घर भी गिरवी रख दूंगा, ऐसे नहीं होता। एंड लास्ट इज रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। इन्हें बताया था ना आपको क्या होता है राइट ऑफ डिस्पोजल। तो द सेलर में रिजर्व द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड। कुछ कंडीशंस है फुलफिल होने तक वो राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स अपने पास रख सकता है। गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं बायर को, ट्रांसपोर्टर को, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर ही नहीं होगी जब तक ये जो कंडीशन लगाई गई है ये फुलफिल नहीं करता सेलर। जैसे एक्स ने फर्नीचर भेजा टू अ कंपनी बाय ट्रक एंड इंस्ट्रक्ट द ड्राइवर नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर टू कंपनी अंटिल द पेमेंट इज मेड। मतलब ड्राइवर को ए ने बोला, एक्स ने ट्रक ड्राइवर को बोला है ये जो फर्नीचर तेरे गाड़ी में तब तक डिलीवर मत करना जब तक ये लोग पे ना करे तुझे, क्योंकि क्या है कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर। तो प्रॉपर्टी तभी पास होगी जब पेमेंट आप लोग करोगे। तो कौन सी सर्कमस्टेंसेस है सर जब राइट टू डिस्पोजल को रिजर्व किया जा सकता है, राइट टू डिस्पोजल अपने पास रखा जा सकता है? तो देखिए पहला केस, ऐसे केसेस में सेलर इज प्रिज्यूम टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। प्रिज्यूम मतलब हम मानेंगे कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा ही है ये दो केसेस में। पहला पहला लिखता है if the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage and the bill of lading or railway receipt। मतलब आपने शिप में या फिर आपने रेलवे में डाला है और आपके पास बिल ऑफ लीडिंग
या फिर रेलवे रिसीट है, दोनों क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है दोनों। एज द केस में भी द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और इज एजेंट, और उस पर लिखा है कि गुड्स किसको डिलीवर करने हैं, जो सेलर या उसका एजेंट बोलेगा उनको ही डिलीवर करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। देन द सेलर विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड टू हैव रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब क्या, आपने अधिकार आपके पास रखा, अपने एड्रेस बता ही नहीं दिया, आपने क्या बोले, हम बोलेंगे उसको डिलीवर करना है, तो राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास है, ऐसा हम प्रिज्यूम करेंगे, मान के चलेंगे। दूसरा, वेयर द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑन द बायर फॉर द प्राइस, मतलब क्या, आपको बिल ऑफ लीडिंग या फिर रेलवे रिसीट के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जाता है कि ये ले भाई, इस दिन पे मुझे पैसे पे कर देना, बिल ऑफ एक्सचेंज देखा हमने निगोशिएबल में, एंड सेंड्स टू हिम द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद द बिल ऑफ लीडिंग। तो द रेलवे रिसीट टू सिक्योर एक्सेप्टेंस और पेमेंट देयरऑफ द बायर मस्ट रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग इफ इट डज नॉट एक्सेप्ट और पे द बिल, मतलब अगर बायर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसने बिल ऑफ लीडिंग या फिर रेलवे रिसीट को वापस रिटर्न कर देना चाहिए। अब पढ़ क्या रहे हैं हम सर, राइट ऑफ डिस्पोजल, और राइट ऑफ डिस्पोजल अभी भी किसके पास है, इस केस में भी सेलर के पास, क्योंकि अगर ये बिल एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा तो उस केस में राइट ऑफ डिस्पोजल चला जाएगा, क्योंकि ये चीज आपकी हो गई। लेकिन अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिल ऑफ लीडिंग रेलवे रिसीट वापस सेलर को दे रहे हो, तो सेलर के पास क्या है सर, राइट ऑफ डिस्पोजल मेंटेन्ड, ऐसा हम बोलेंगे। और अगर सामने वाला जानबूझ के बिल ऑफ लीडिंग या फिर रेलवे रिसीट अपने पास रखता है तो भी उसको गुड्स की प्रॉपर्टी पास होगी नहीं, ऐसा हम यहाँ पे कहते हैं। आगे ये कहता है, द नेक्स्ट थिंग दैट दिस चैप्टर टेल्स अस इज दैट, जो आपको पता है, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। सर प्राइमा फेसी का मतलब है एट द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जब भी मैं किसी चीज को एकदम पहले एकदम देखता हूं ना, तो फर्स्ट नजर में, फर्स्ट इंस्टेंस को कहते हैं प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी जनरली सर, जब भी हम किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं, जो भी किसी को हम कोई चीज बेचते हैं, तो उस चीज की जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, राइट है, जब किसी को ट्रांसफर हो जाते हैं सर, तो उसी के साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इसको कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ चुके हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं इसको सर। गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देन इज ट्रांसफर टू द बायर, जब तक बायर को गुड्स ट्रांसफर नहीं होते, गुड्स किसकी रिस्क होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर की। When the property is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk, whether delivery has been made or not. आप डिलीवरी करो या ना करो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार जो आपने गुड्स सेल कर दिए, जिसको हम कहते हैं सोल्ड, once the goods are sold, the ownership is transferred. Once the ownership is transferred, the risk is transferred. एक्सेप्शन भी देखा है इसको, एक्सेप्शन भी देखने वाले हम कि रिस्क डज नॉट फॉलोज ओनरशिप, रिस्क फॉलोज ओनरशिप जो है, ओनरशिप के पीछे रिस्क चलता है, इसके एक्सेप्शन हम देखने वाले, दैट इज केसेस वेयर रिस्क विल नॉट फॉलो द ओनरशिप। लेकिन सर जब भी याद रखना, अगर हम गुड्स की डिलीवरी करने वाले, मैं गुड्स की डिलीवरी करने वाला हूं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी को गुड्स सेल कर चुका है, डिलीवरी ए के गुड्स ए के पास पड़े, डिलीवरी करनी है, तो गुड्स सेल करे, मतलब रिस्क किसकी हो गई सर, बी की हो गई, अभी जो भी होता है। लेकिन डिलीवरी कर रहा हूं मैं, डिलीवरी करते वक्त डिलीवरी लेट हो गई ड्यू टू ए, मतलब ड्यू टू सेलर्स फॉल्ट। किसका फॉल्ट है, सेलर्स फॉल्ट की वजह से डिलीवरी क्या हो गई सर, लेट हो गई, तो उसकी वजह से जो डैमेजेस होंगे इसके लिए लायबल ए रहेगा। अगर ए डिलीवरी कर रहा है लेकिन बी की वजह से डिले हो गया, मान लीजिए बी को बोला है कि 6 बजे यहाँ पे आके लेके जा, लेके नहीं जा रहा है वो, तो डिलीवरी किसकी वजह से लेट हो गई, बी की वजह से, और उसकी वजह से अगर लॉस हो जाता है तो उसके लिए कौन लायबल रहेगा, बी खुद। क्लियर है? सो व्हेन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर द बायर और द सेलर, तो जो पार्टी इन फॉल्ट है ना, उसकी रिस्क रहेगी, जो भी होगा वो। समझ गए? तो देखिए सेलर की रिस्क कब तक होती है सर, अंटिल द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर। बायर की रिस्क कब शुरू होती है सर, आफ्टर द प्रॉपर्टी हैज बीन पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर। लेकिन ये दो एक्सेप्शन है उसके, यही एक्सेप्शन टू द रूल, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ये जो रूल है सर, इसके ये एक्सेप्शन से दो। क्या एक्सेप्शन से देखेंगे, ज्यादा कुछ इतना डिटेल में नहीं है इसमें दिया हुआ अपने को, लेकिन जी हाँ जरूर ये इंपॉर्टेंट बन सकता है फॉर केस स्टडी, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं 2 पॉइंट का, लेकिन केस स्टडी के लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस स्टडी बन सकता है। पहले देख लीजिए, ए बिड्स फॉर एन एंटिक पेंटिंग एट अ सेल बाय ऑक्शन। अच्छा, तो एक ऑक्शन चल रहा है, यहाँ पे एक बंदा है, ऑक्शनर बैठा हुआ, ये टेबल है, और ए नाम का बंदा बिड करता है, मैं खरीदना चाहता हूं, सबसे महंगी बिड लगाई। आफ्टर द बिड व्हेन द ऑक्शनर स्ट्रक हिज हैमर टू सिग्निफाई एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड, मतलब ये 3 बार हैमर ये करता है ना, 1 बार 2 बार और 3 बार करता है, तो चलो करते हैं ये। तो उसने पहला वाला किया, दूसरा वाला किया, बट ही हिट द एंटिक विच गेट्स डैमेज। तीसरी बार कर रहा था तो ये जो एंटिक था जिसके लिए ये बिडिंग हो रहा था, ये हैमर उड़ के इसको लग गया और ये टूट गया।
अरे बाप रे, देखो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है क्या अभी तक? ओनरशिप ट्रांसफर तो तब होता जब तीसरा फॉल ऑफ हैमर होता, तीसरा तो हुआ ही नहीं। दो कर रहा था, तीसरा करते वक्त टूट गया एंटी। तो फॉल ऑफ हैमर नहीं हुआ मतलब क्या? यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो जो नुकसान हो गया एंटिक का किसका रहेगा? ए का रहेगा या जो सेलर था उसका रहेगा? ऑब्वियसली सेलर का रहेगा। एक को प्रॉपर्टी नहीं मिली, ओनरशिप ही नहीं मिली। तो लॉस विल हैव टू बोर्न बाय द सेलर बिकॉज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स वाज नॉट येट पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। दो एक्सेप्शन से इसके पढ़ लेंगे। अगर डिलीवरी डिले वही अगर डिलीवरी डिले हो जाती है ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द सेलर, तो पूरी जिम्मेदारी सेलर की रहेगी। घंटा ओनरशिप किसके पास हमको फर्क नहीं पड़ता, पूरी जिम्मेदारी सेलर की रहेगी। अगर डिलीवरी डिले हो जाती है ड्यू टू द बायर, तो पूरी जिम्मेदारी बायर की रहेगी, फिर ओनरशिप को देखना नहीं है। सो द गुड शैल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट। दूसरा कहते हैं, हमने एक चैप्टर पढ़ा था बेलमेंट, सबको याद है क्या? हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था बेलमेंट। बेलमेंट में हमने देखा था, हमने देखा था बेलर एंड बेली की कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। उसमें हमने देखा था जब बेलर बेली के पास मान लीजिए कोई गुड्स रख के गया है, तो बेली की पूरी जिम्मेदारी होती है कि इस गुड्स को क्या करे, इसका रीजनेबल केयर ले, इसको ठीक से रखे। अब मान लीजिए कि बेली से इन गुड्स को डैमेज हो जाता है उसके निग्लिजेंस की वजह से, तो क्या हो सकता है सर? बेलर क्या करेगा? अपने डैमेजेस बेली से क्लेम कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे भी देखिए, हाँ यहाँ पे भी देखिए, मैं जब मिस्टर बी को कुछ गुड्स सेल कर दिए तो ओनरशिप किसके पास है? अभी बी के पास है, ठीक है। लेकिन गुड्स अभी भी ए के कस्टडी में पड़े हुए हैं, गुड्स अभी भी ए के इधर गुड्स गोडाउन में पड़े हुए हैं। तो ए कौन हुआ? एक तरीके से देखा जाए तो बी के ओनरशिप के, बी के गुड्स ए के पास पड़े हुए, तो बी कौन हुआ सर? ए कौन हुआ सर? बेली हुआ। सेलर है लेकिन अभी के लिए बेली हो गया क्योंकि गुड्स उसके पास पड़े हैं, बी लेके नहीं गया अपने गुड्स। अब मान लीजिए कि अगर ए से कुछ इसमें गलती हो जाती है, ए से ये गुड्स अगर डैमेज हो जाते हैं सर, तो आपने तो क्या देखा? ओनरशिप जिसकी उसका रिस्क, तो ओनरशिप तो बी की है। लेकिन जो बेली होता है उससे अगर डैमेज होता है, जानबूझ के डैमेज हो जाता है, तो फिर उसको भरपाई करनी देनी पड़ेगी। तो इस केस में ए विल बी लायबल इवन व्हेन ही इज नॉट ओनर। और वही यहाँ पे किया है, वही यहाँ पे कहा है, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज बेली ऑफ द गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन्स unaffected even when the risk, the ownership has passed to the other party. A contracted to sell 100 bales of cotton to B to be delivered in February. अच्छा, तो फरवरी में हम तुमको 100 bales of cotton देंगे, ऐसा A बोलता है B को, ठीक है सर। तो A सेलर है, B बायर है। B took the delivery of the part of the cotton but made a default in accepting the remaining bales. अच्छा, तो मान लीजिए 3 लॉट में आने वाला था ये 100 बिल्स, उसमें से पहली डिलीवरी इसने ठीक ठाक ले ली, लेकिन दूसरी डिलीवरी के टाइम पे इसने क्या किया? डिफॉल्ट, यानी वहां पे जहां पे डिलीवरी थी वहां पे आया नहीं वगैरह, कुछ तो ऐसा किया जिससे डिलीवरी को प्रॉब्लम हो गया। Consequently, cotton becomes unfit for use. ये जो 2 लॉट वाले कॉटन थे ना, ये खराब हो गए। गलती किसकी थी? बी की थी, ठीक है। The loss will have to be borne by the buyer. देखो 100 bales of cotton है, सिर्फ इसकी डिलीवरी हुई थी, तो सिर्फ ये वाला उसका उसका ओनरशिप उसके पास गया था, इन दोनों का नहीं गया था। ओनरशिप इसका किसके पास है? अभी भी ए के पास, सेलर के पास। लेकिन डिलीवरी किसकी वजह से रुक गई? लॉस किसकी वजह से हुआ? बी की वजह से। तो द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द बायर। तो उनका एक वही, और यहाँ पे बेली की बेलमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आपको रीजनेबल केयर लेना है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस जैसा रहना है, वगैरह वगैरह वगैरह। The parties may agree that risk will pass sometime after or before the property has passed from the seller to the buyer. Sales of goods act शुरू होते ही मैंने बताया था, यहाँ पे जो लिखा है वो तब तक सच है जब आपके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और उसमें कुछ अलग लिखा नहीं है। अगर उसमें कुछ अलग लिखा है तो हम वो मान लेंगे, ऑब्वियसली कायदे के दायरे में होना चाहिए। तो हमने लिखा है, भले आज मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूँ, ओनरशिप आपके पास आ रही है, लेकिन रिस्क जो है, डैमेज वगैरह हो जाता है, तो जो रिस्क है वो आपके पास आज से 3 महीने बाद आएगी, हमारी मर्जी, तो उस केस में तभी ट्रांसफर होगी सर। उस केस में फिर ये सब चीजें नहीं लगेगी, ये सब चीजें नहीं अप्लाई होंगी। आगे देखिए सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, ये काफी बार पेपर में आ चुका है। जो लाइव में ले रहा था 7 बजे एवरी डे फॉर द जून 2024 अटेम्प्ट दिस लाइव आंसर राइटिंग, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है कि जनरली सिर्फ एक ओनर ही अपना दूसरे आदमी को ओनर बना सकता है किसी गुड्स का। जैसे एग्जांपल, मेरे पास किसी ने कोई चीज दे के रखी है, मेरे पास किसी ने कोई चीज दे के रखी है एंड मुझे बोला है कि इसको संभाल के रखना, तो मैं बेली हूं। मैं कौन हूं? बेली हूं। अब मान लीजिए ये मैं किसी को बेच देता हूं, क्या मैं बेच सकता हूं? नहीं। क्यों? मेरी जो चीज नहीं है वो किसी और को कैसे दूं? दैट विच आई डोंट हैव आई कैन नॉट पास इट ऑन टू समबडी एल्स। तो वैसे ही सर, अगर मैं मालिक नहीं हूं तो मैं किसी और को बेच के मालिक नहीं बना सकता।
अ नॉन ओनर कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल, टाइटल यानी ओनरशिप, ऐसा हम कहना चाहते हैं। अ नॉन ओनर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल। इसको कहते हैं नेमो दैट कॉड नॉन हैबिट। मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जो आपको नहीं मिला है, जो आपके पास नहीं है, वो आप किसी को नहीं दे सकते, आपकी क्षमता के बाहर है, लीगल जो क्षमता आपकी उसके बाहर है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं सर जहां पे थर्ड पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने किसी को बेच दी है चीज, तो सामने वाला तो गया नुकसान में, तो उसको बचाने के लिए कुछ एक्सेप्शंस इसके लिए है, जहां पे हम कहेंगे कि इवन व्हेन मैं ओनर नहीं हूं, मैं ओनर नहीं हूं, आज इस मोमेंट पे जब मैं सेल कर रहा हूं मैं ओनर नहीं हूं, फिर भी सामने वाले को मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूं। लीगली ये उसको प्रोटेक्शन मिलता है, मेरे को नहीं। मेरे ऊपर फ्रॉड का केस दर्ज होगा, मेरे को जेल हो जाएगी, मेरे ऊपर पेनल्टीज लगेगी। जिसको मैंने, मान लीजिए एक जमीन है, मैंने किसी को बेची और वही किसी और को बेची, तो दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है कोर्ट किसी एक को ओनर ठहराए, लेकिन मेरे ऊपर फ्रॉड का केस दर्ज होगा और मुझे भरपाई करके देनी पड़ेगी। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े, तो हमको लैंड से रिलेशन रखना नहीं है। तो सेल बाय पर्सन, जनरली पर्सन में सेल द गुड्स ऑफ व्हिच इज नॉट द ओनर। जो आप मालिक नहीं है फिर भी आप बेच रहे हो, तो मैं शाहरुख खान का बंगला भी बेच सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे कवर नहीं होगा क्योंकि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। तो आप नहीं बेच सकते शाहरुख खान का बंगला, नहीं पॉसिबल है सर, क्योंकि आपने एक्सेप्शन में बैठना चाहिए, आप एक्सेप्शन में नहीं बैठोगे, आप देखने वाले हम अभी। Then the question arises as to what is the position of the buyer who has bought the goods by paying प्राइस। मतलब हो सकता है कि किसी और को मैंने बेचा और उसने पैसे दिए, अब उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो कानून उसका प्रोटेक्शन करेगा। जनरली द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द बायर फॉर गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैव। जितना आपके पास अधिकार है उतना ही आप किसी और को बेच सकते हो, दे सकते हो। लेकिन सर देखिए, इनोसेंट बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लेके आता है एक्सेप्शंस। मोटा मोटा देखोगे आप तो हमारे पास टोटल है 8, मेरे हिसाब से 8 एक्सेप्शन है जी, बिल्कुल 8 एक्सेप्शन है। इसके लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया था, मैंने बनाया था, ठीक है। पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं एक चीज है। उसमें पहला एक्सेप्शन है सर, अगर आपका एजेंट है, एजेंट यानी मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट यानी ऐसा बंदा जिसके पास 4 अथॉरिटीज है सर। 4 अथॉरिटी, 4 ये में से कोई भी एक। अगर कोई भी एक्स वाई जेड बंदा, आपका दोस्त, अगर आपके बिहाफ पे गुड्स सेल कर सकता है या फिर आपके बिहाफ पे गुड्स कंसाइन कर सकता है। कंसाइन यानी क्या सर? कि मैं किसी को भेज रहा हूं फॉर फर्दर सेल। जैसे आपने देखा होगा रिलायंस स्मार्ट है, ठीक है, एग्जांपल रिलायंस स्मार्ट है, वहां पे मैं मेरा गुड्स चिन्मय पाठक का, मान लीजिए कोई पेन, CS पेन बेचना चाहता हूं, CP पेन बेचना चाहता हूं, तो मैं मेरा पेन वहां पे रखूंगा। अगर वो बिकता है तो सेल हो गया, नहीं बिकता है तो रिलायंस स्मार्ट वाला मुझे वापस कर देगा। तो जब मैं आगे बेचने के लिए कोई गुड्स किसी को देता हूं, उसको कहते हैं कंसाइनमेंट। तो कोई अगर बंदा, कोई एजेंट अगर आपके बिहाफ पे गुड्स कंसाइन कर सकता है फॉर पर्पस ऑफ सेल, या फिर आपके बिहाफ पे किसी से गुड्स बाय कर सकता है, मैं किसी और के बिहाफ पे गुड्स सेल कर सकता हूं, मैं किसी और के बिहाफ पे उसके गुड्स बाय कर सकता हूं, मैं किसी और के बिहाफ पे गुड्स कंसाइन कर सकता हूं, या मैं किसी और के बिहाफ पे उसके गुड्स प्लेज करके मार्केट में बैंक में रख के उसके ऊपर पैसा उठा सकता हूं। इन चारों में से कोई एक भी राइट, कोई एक भी अधिकार अगर किसी बंदे के पास है तो उसको हम कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट। क्या कहते हैं हम उसको? मर्केंटाइल एजेंट। ये मर्केंटाइल एजेंट, ये जो आपका दोस्त है जिसको इससे 4 में से कोई एक अथॉरिटी इसके पास है, ये आपके गुड्स का मालिक नहीं है, ये आपके गुड्स का मालिक नहीं है, ओनर नहीं है सर। अब जबकि ये ओनर नहीं है फिर भी अगर ये गुड्स बेचेगा तो सामने वाले को लॉस ना हो जाए, इसके लिए ये पहला वाला कंडीशन हमको पढ़ना है। तो कहता क्या है देखिए, मर्केंटाइल एजेंट जो होता है will pass a good title to the buyer in the following cases। मतलब अगर मर्केंटाइल एजेंट, अगर मैं किसी का मर्केंटाइल एजेंट हूं और मैं किसी को गुड्स बेचता हूं तो सामने वाला ओनर माना जाएगा। कौन से केसेस में? इवन व्हेन मैं ओनर नहीं हूं। तो पहली केस है सर, मेरे पास इस गुड्स का पोजीशन आया विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। मतलब सामने वाला, जैसे मान लीजिए जो ये वीडियो देख रहा है वो बंदा, आप लोग मेरे प्रिंसिपल हो, आपके गुड्स आपने मेरे पास दिए ताकि मैं इनको बेच सकूं, ताकि मैं इनको कंसाइन कर सकूं, ताकि मैं इनको प्लेज कर सकूं। कुछ भी एक के लिए आपने आपके गुड्स अगर मेरे पास दिए हैं तो मेरे पास इन गुड्स का पोजीशन जो है ना, अनलॉफुल इलीगली नहीं आया, आपके कंसेंट से आया, आपने खुद होके मुझे दिया है। तो आपने मुझे पोजीशन दिया ये गुड्स का, या फिर इस गुड्स के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास दिए हैं और इसमें आपका कंसेंट है, ओनर का कंसेंट है। दूसरा कंडीशन इसमें होना चाहिए कि इट शुड बी व्हेन आई एम एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट। आपने मुझे जो गुड्स दिए हैं
मैं इसी बिजनेस में डील करता हूँ, आप भी इसी बिजनेस में डील करते हो। आप एक कॉटन ट्रेडर हो, आपने मुझे कॉटन दिया है इन पोजीशन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप कॉटन के डीलर हो, मैं आपका कॉटन का एजेंट हूँ, लेकिन आपने मेरे पास मान लीजिए आपका सोना रखा, गोल्ड रखा, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस हियर, क्योंकि अगर वो मैं बेचता हूं तो यहाँ पे कवर नहीं होगा, क्योंकि दैट इज नॉट द ऑर्डिनरी कोर्स। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये सेल हो जाना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो खरीद रहा है बायर, उसने गुड फेथ में खरीदना चाहिए। एंड जिस मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, जिस मोमेंट पे बन रहा है बिलिंग वगैरह सब कुछ, उस मोमेंट पे उसको, वो सामने वाले को पता नहीं है कि मेरे पास अथॉरिटी टू सेल नहीं है। समझ रहे हो? आपने मुझे जो कुछ दिए आपके कंसेंट से दिए थे, मैं जब उसको बेच रहा हूं उसको पता ही नहीं है कि मैं सेलर ही नहीं हूं, उसको पता ही नहीं कि मैं ओनर ही नहीं, उसको लगता है मैं ओनर, उसको लगता है मैं सेलर हूं। सेम टू सेम, जैसे आप रिलायंस स्मार्ट में गए और आपने मेरा सीपी पेन खरीदा, आपको क्या लगेगा? ओनर कौन है? रिलायंस स्मार्ट है। आपको नहीं पता कि रिलायंस स्मार्ट ओनर नहीं है। समझ गए? तो पहला है मर्केंटाइल एजेंट, उसमें तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहला, मेरे पास मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स आने चाहिए विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, आपके ओनर आपके कंसेंट से चीजें आई है। दूसरा, जब मैं सेल कर रहा हूं, आई एम एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट। एंड तीसरा, जो खरीदी कर रहा है वो गुड फेथ में है, वो ऑनेस्ट है, उसको बोनाफाइड, उसको कोई आइडिया नहीं एट द टाइम ऑफ सेल, कोई आइडिया नहीं एट द टाइम ऑफ सेल कि मैं ओनर नहीं हूं, या फिर मेरे पास सेल अथॉरिटी नहीं है टू सेल। समझ गए? अगर मेरे पास अथॉरिटी होती तो फिर ये एक्सेप्शन में आता ही नहीं, उस केस में तो बात अलग होती है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास अथॉरिटी टू सेल नहीं है और सामने वाले को वो चीज पता भी नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम कहेंगे इट इज अ सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट एंड इट विल पास अ वेरी गुड टाइटल टू द बायर। अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं सर नेक्स्ट एक्सेप्शन पे, दैट इज जे, जॉइंट ओनर्स। जॉइंट ओनर्स यानी क्या? जो एक जमीन होती है, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स नाम की ये जमीन है, ठीक है। अब इसके ना तीन बच्चे हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। मान लीजिए डी चौथा भी है, और ये है ना 10 एकड़ की जमीन है। तो मिस्टर एक्स की मान लीजिए अगर डेथ हो जाती है, तो ये जमीन इसको 2.5 एकड़, इसको 2.5, इसको 2.5, इसको 2.5 से 10 एकड़ जमीन सब में आधी आधी बढ़ जाती है। तो इन सबको हम कहेंगे को ओनर्स या फिर जॉइंट ओनर्स। किसी चीज के हम जब को ओनर्स या फिर जॉइंट ओनर्स हो जाते हैं, तो उस केस में ये डी जो है ना, इसका अधिकार सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन पे, 2.5 एकड़ पे, इससे ज्यादा कुछ इस पे कर नहीं सकता। लेकिन डी चाहता है कि मैं पूरी जमीन सेल करूं, तो 2.5 एकड़ जमीन डी सेल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ओनरशिप में है, इसका पूर्ण अधिकार इस पे है। लेकिन बाकी का जो 7.5 एकड़ है, जो मिस्टर ए का, मिस्टर बी, मिस्टर सी का, इसके ऊपर डी का अधिकार नहीं है। डी इज नॉट ओनर ऑफ दैट जमीन। लेकिन मान लीजिए डी क्या करता है, जब बेचना चाहता है, तो देखो ऐसा 2.5 एकड़ बेच के किसी का फायदा नहीं होगा। वो क्या सोचेगा, एक तो पूरा जमीन दे देता हूँ बिल्डर को ताकि वो अच्छा डेवलपमेंट करे। तो डी इन सबको मनाता है कि हम जमीन बेचे, और उनसे क्या लेता है पता है? उनका कंसेंट लेता है। क्या लेता है? कंसेंट। उनको बोलता है कि आप तैयार हो? तो सबके सब बोलते हैं जी हाँ हम तैयार है जमीन बेचने के लिए, आप जमीन बेचो। तो बाकी के जॉइंट ओनर जो है वो कंसेंट दे रहे हैं डी को कि तू जमीन बेच। और डी मान लीजिए किसी एक्स को जमीन बेचता है 10 एकड़, 10 एकड़, तो उस केस में भले ही डी के हाथ में सिर्फ 2.5 एकड़ हो, ये 10 एकड़ का पूरा ओनरशिप एक्स को मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के जॉइंट ओनर्स ने क्या दिया था? कंसेंट, मतलब हाँ कहा था। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे बात मैं 7.5 एकड़ की कर रहा हूँ, जिसके लिए डी ओनर नहीं है फिर भी ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप। तो देखिए सर, इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स यानी डी, ए बी सी डी में डी, ठीक है, ऑफ गुड्स हैज द सोल पोजीशन ऑफ गुड्स बाय परमिशन ऑफ द को-ओनर्स, को-ओनर्स के परमिशन से सोल पोजीशन उसके पास है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन हु बाइज देम फ्रॉम सच जॉइंट ओनर इन गुड फेथ। एंड जब ये एक्स खरीद रहा था उसको कोई आइडिया नहीं था कि ये जो जमीन है इसमें डी को 7.5 एकड़ बेचने का अधिकार नहीं है। 7.5 बेचने का अधिकार उसको नहीं है, इसका आपको पता ही नहीं था। अगर आपको पता होता तो हम यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन क्यों दे? हम तो ऑनेस्ट बायर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो देखिए सर, गुड फेथ में होना चाहिए एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। आपको पता नहीं था उसके पास, तो ये लाइन जो है ना, गुड फेथ एंड नो हैज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, ये दोनों लाइन आपको हर एक्सेप्शन में लिखनी है। तो ए बी एंड सी आर थ्री ब्रदर्स एंड जॉइंट ओनर्स ऑफ अ टीवी एंड वीसीआर। वीसीआर यानी मान लीजिए कोई वीडियो, आई गेस वो जो सीडी लगाता है ना, वीसीआर वो यूनिट होता है जिसमें सीडी डाल के वीडियो वगैरह चलता है।
एंड विद द कंसेंट ऑफ बी एंड सी द वीसीआर एंड टीवी वाज केप्ट इन पोजीशन ऑफ ए। तो बी एंड सी ने ये सारा टीवी वीसीआर ए के पास रखा हुआ था। ए सेल्स द टीवी एंड वीसीआर। ए क्या करता है अभी आगे, ए क्या करता है जिसके पोजीशन में ये टीवी एंड वीसीआर है, इसको क्या करता है, सेल कर देता है टू पी, हु बाइज इट इन गुड फेथ में खरीद लेता है एंड विदाउट नोटिस दैट ए हैड नो अथॉरिटी टू सेल। तो ना पी को आइडिया था कि ये ए का अथॉरिटी है कि नहीं, और गुड फेथ में वो बाय कर लेता है। पी गेट्स अ गुड टाइटल टू वीसीआर एंड टीवी। समझ गए? तो ये सेकंड एक्सेप्शन में फिट हो गया। हमने पी को प्रोटेक्शन दिया कि मालिक आप ओनर रहोगे, मतलब रहोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सर द थर्ड एक्सेप्शन। तो एम जे हमारा पहला एम था मर्केंटाइल एजेंट, जे था हमारा जॉइंट ओनर्स। तीसरा है हमारा सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वी एन ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत डिटेल में देखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन है, या तो उसको हम वैलिड रखें या तो हम उसको वॉइड करार करें, क्योंकि वो पार्टी को कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, मान लीजिए उसका कंसेंट ठीक से नहीं लिया गया है या ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल की कैटेगरी में आता है, जैसे ए ने बी को, उसका फ्री कंसेंट नहीं था फिर भी कार सेल किया और 10 लाख रुपए ले लिए। अब बी के पास ऑप्शन था इसको अवॉइड करने का, ये करता नहीं, और क्या करता है बी, आगे एक्स को बेच देता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, मेन कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइडेबल है, लेकिन बी इसको वॉइड करने की जगह इसको क्या करता है, आगे एक्स को बेच देता है। तो मुझे बताइए ये एक्स को हम प्रोटेक्शन तो देना चाहिए, एक्स को हमने प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि बी देखा जाए तो एक्चुअल ओनर अभी है ही नहीं, क्योंकि उसके पास अभी भी ऑप्शन है ये करने का, क्या, ये जो कॉन्ट्रैक्ट इसको वॉइड करार कराने का अभी भी उसके पास पूर्ण अधिकार है। तो देखा जाए तो बी जो है ना अभी तक प्रॉपर ओनर नहीं है। तो और अगर मान लीजिए आगे इसने वॉइड करा भी दिया तो हो सकता है ये। तो इस केस में एक्स को प्रोटेक्शन देने के लिए मैं कहूंगा, या फिर हमारा एक्ट कहेगा, सर नीचे आ जा भाई, जस्ट अ मिनट। ओके, दैट्स इट। ओके, स्क्रीन का थोड़ा इशू था। चलिए, तो आगे लिखता है सर ये कि अब बायर वुड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स को प्रोटेक्शन देंगे। हम कहेंगे कि देखो बी, जब तक आपने ये एक्स को सेल नहीं किया था, क्या आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड यानी वॉइड ट्रीट किया? तो बी बोला नहीं किया। एक्स को पूछेंगे भाई गुड फेथ, बोला हाँ गुड फेथ में है। क्या देखो पता था कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पहले? बोल रहा नहीं पता था, नो नोटिस। तो तीनों कंडीशन फुलफिल है, हम बोलेंगे एक्स को ओनरशिप मिल गया। अब बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल, यानी कौन, मिस्टर एक्स, to the goods sold to him by a seller यानी B, B who had obtained possession of the goods under a contract voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, provided that the contract had not been decided until the time of sale। मतलब क्या, जब तक आप सेल कर रहे हो ना उस मोमेंट तक इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड यानी वॉइड करार नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज है सर, कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सर अगर मिस्टेक है तो, मिस्टेक हुआ तो, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि अगर मिस्टेक, आप मुझे बताइए, क्या अगर मिस्टेक है तो क्या ये पहली चीज, अगर मिस्टेक है तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? अगर हाँ, तो जो सामने वाला, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए मिस्टेक है, मिस्टेक, तो क्या मिस्टेक के लिए मुझे बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा? अगर हाँ ना है तो बात अलग होगी, फिर तो इसमें आएगा नहीं। लेकिन अगर हाँ, तो क्या ये जो बी एंड एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका क्या होगा? क्या एक्स को ओनरशिप ट्रांसफर होगी? एग्जाम्पल देखिए, एक्स फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स अ डायमंड रिंग फ्रॉम वाई। एक्स क्या करता है, वाई से एक डायमंड रिंग फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन करता है। अब ये वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई, लेकिन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, एक्स सेल्स द रिंग टू जेड। एक्स यही रिंग जेड को बेच देता है आगे, innocent purchaser. Z gets the good title and Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently set aside है। मतलब क्या, सामने जाके आगे जाके अगर Y इसको void भी करार कराता है तो भी Z को हम बोलेंगे कि अच्छा टाइटल मिल गया। देखो उल्टा ही है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन दिया उससे उल्टा चलता है ये। जैसे यहाँ पे क्या हुआ समझा आपने कि X को
एक्स ने वाई से फ्रॉडुलेंटली रिंग लिया और वो ही रिंग आगे जेड को बेच दिया। अब वाई क्या करता है, कोर्ट में केस करके इसको वॉइड करार कराता है, फिर भी कोर्ट बोलेगा आप जेड से ये रिंग नहीं ले सकते क्योंकि नाउ जेड इज द रियल ओनर। और आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो ये यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही तो एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं, यही तो प्रोटेक्शन हम इनोसेंट बायर्स को दे रहे हैं। नेक्स्ट, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ। बाप रे बाप, ये क्या कह रहा है समझ रहे हो आप। मान लीजिए एग्जांपल देखिए, ड्यूरिंग आईपीएल मैचेस पी बायज अ टीवी सेट फ्रॉम आर। पी ने क्या किया, आर से एक टीवी सेट बाय किया। आर अग्रीज टू डिलीवर द सेम टू पी आफ्टर सम डेज। आर कहता है ये टीवी मेरे पास है ना, अभी मेरे दुकान में है, तो 3-4 दिन बाद मैं तुझे डिलीवरी दे देता हूँ। इन द मीनवाइल होता क्या है, एस आता है इस दुकान में, बोलता है मुझे ये टीवी पसंद आया, जबकि ये टीवी सेल कर चुका है आर पी को, और हायर प्राइस देके एस क्या करता है, इसको खरीद लेता है। लेकिन एस को पता ही नहीं, एस को पता ही नहीं कि ये टीवी ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है टू पी, या फिर एस को पता ही नहीं है ये सब चीजें, तो गुड फेथ में बाय करता है, विदाउट नॉलेज अबाउट द प्रीवियस सेल बाय करता है। अब आर के पास इस टीवी का ओनरशिप नहीं है, ये तो इसके पास है, फिर भी अगर आर इसको बेचता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बोलेंगे एस विल गेट अ गुड टाइटल। तो इसलिए याद रखना, कुछ खरीदा तो डिलीवरी लेके आना, उधर मत रखना, क्योंकि उसने किसी और को बेच दिया तो आप खत्म, क्योंकि सोगा के एक्सेप्शन में आएगा। और ये कोई हाइपोथेटिकल या झूठा झूठा एक्ट तो है नहीं कि आप सोच रहे हो कि कुछ होगा नहीं, केस लगेगी तो सोगा के अंडर ही तो लगेगी, समझ रहे हो। आगे देखिए सर, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव वेस्टेड इन हिम। मतलब क्या, पहले एग्जांपल पढ़िए। फर्नीचर वाज डिलीवर्ड टू बी अंडर एन अग्रीमेंट दैट प्राइस वाज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, तो एक फर्नीचर डिलीवर किया गया बी को, बोला 2 इंस्टॉलमेंट में प्राइस पे कीजिए। द फर्नीचर टू बिकम प्रॉपर्टी ऑफ बी ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। जब आप ये सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना, तभी ये फर्नीचर का ओनरशिप आपको मिलेगा, अभी तो सिर्फ आपको यूज करने पोजीशन दे दिया। बी क्या करता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले ही इसको बेच देता है, किसको, किसी और बायर को। तो इस केस में क्या लगता है आपको, ओनरशिप तो बी के पास थी नहीं, फिर टाइटल तो एक्सेप्शन में दिया है, तो वही तो कहना चाहता हूं मैं कि जो बायर रहेगा उसके पास गुड टाइटल आ जाएगा। ली वर्सेस बटलर ये केस लॉ है सर, ली वर्सेस बटलर का ये केस लॉ है। तो आपको सवाल आना चाहिए सर फिर ये जो सेलर ये क्या करेगा, कुछ नहीं, सेलर इसके ऊपर फ्रॉड का केस डालेगा, फ्रॉड का केस डालेगा तो जबरदस्त पेनल्टीज बी को लगेगी, जबरदस्त जेल वेल हो सकता है। आप देखना कभी गूगल करके कि फ्रॉड के लिए इंडिया में किस तरीके का पनिशमेंट है, जबरदस्त पनिशमेंट। तो अब पढ़ेंगे सर, वेर ए बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ द गुड। जैसे हमारे केस में बी ने पोजीशन लिया था फर्नीचर का सेलर को पूछ के, बिफोर द प्रॉपर्टी इट हैज पास टू हिम। प्रॉपर्टी अभी तक पास ही नहीं हुई क्योंकि ये क्या हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद पास होगी। ही में सेल प्लेज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द गुड्स टू अ थर्ड पर्सन, यानी हमारे केस में वो बायर, एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन गुड फेथ, अगर वो बायर गुड फेथ में लेता है, विदाउट नोटिस लेता है, तो इन केस में ही विल गेट अ गुड टाइटल। दिस इज सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। लेकिन अगर हायर परचेस है, हायर परचेस क्या अग्रीमेंट होता है, एक्स नाम का बंदा है, इसके पास एक कार, ये कार का डील करता है। मैं जाता हूँ चिन्मय, मैं बोलता हूँ सर मुझे ये कार पसंद आ गई, कार की कीमत है ₹50 लाख। मैं कहता हूँ सर मुझे ये कार खरीदनी है। तो ये कार खरीदने के लिए मैं दो तरीके से जा सकता हूँ। पहला, चिन्मय क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक को पास जाएगा, बोलेगा एचडीएफसी बैंक मुझे ये कार खरीदनी है, 50 लाख रुपीज का लोन दे दो। बैंक अगर मान गई, बैंक बोलेगी आप सीईओ को दे देंगे, बैंक क्या करेगी, 50 लाख रुपीज इस कार डीलर को दे देगी, 50 लाख रुपीज कार डीलर को दे देगी। ये कार का ओनरशिप, ये कार का ओनरशिप चिन्मय को ट्रांसफर हो जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक अपने पास रखेगी। मैं बैंक को हर महीने ईएमआई पे करूंगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और जैसे जैसे मैं पे करता जाऊंगा बैंक का लोन कम होता जाएगा। इसमें ओनरशिप मेरे पास आ गई चिन्मय के पास, इसको कहते हैं लोन अग्रीमेंट, फाइनेंस अग्रीमेंट, जो आप जनरली करते हो। दूसरा केस क्या होता है, ये जो एक्स है ना, जो कार बेचता है, ये चिन्मय को बोलता है तू काय को एचडीएफसी बैंक के पास जाता है, मैं देखो एक अच्छी डील देता हूँ, तो एक काम कर, कार ले जा, कार ले जा, हर महीने तू मुझे एक हायर चार्जेस देना। मतलब क्या देना, हायर चार्जेस देना। मान लीजिए गाड़ी 50 लाख की है, तो टोटल में तेरे से 60 लाख रुपीज लूंगा, डिवाइडेड बाय मान लीजिए तू मुझे 200 मंथ
200 नहीं, चलो 100 मंथ्स तक देना, 100 महीनों तक, हर महीने मुझे कितने पैसे आएंगे फिर ये अगर आप करोगे तो कितना आएगा ये, अरे यार ये तो, चलो 60 मंथ्स कर देता हूँ, तो हर महीना तो मुझे 1 लाख रुपीज दे देना एज ए हायर चार्जेस, ठीक है। जब तू 60th इंस्टॉलमेंट मुझे देगा ना, 60th इंस्टॉलमेंट जब मुझे तू पे करेगा, तब मैं ये कार का ओनरशिप तेरे पास, तेरे ऊपर करूंगा, तेरे को ट्रांसफर करूंगा। 60th ईएमआई तक ये कार मेरे नाम पे ही रहेगी, तू एज अ बेली रहेगा, लेकिन तू उसको बिल्कुल भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे सर हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए बैंक है ना, मेरे से जो इंटरेस्ट लेगी वो बहुत ज्यादा रहेगा, मान लीजिए वो 10% पर एनम से रहेगा, 10 नहीं रहता है लेकिन मान, लेकिन ये हायर परचेस वाला मे बी 7 या 6% से ही काम करेगा। तो गुड्स का ओनर ही मुझे ऑप्शन दे रहा है कि तू गुड्स लेके जा, तो यूज करना शुरू कर, हर महीने मुझे हायर चार्जेस दे, एज इफ मैंने तेरे को रेंट पे दी है वो चीज, और जब तेरे पूरे रेंटल पूरे हायर चार्जेस मेरे पास आ जाएंगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेगा तब तेरे को ओनरशिप ट्रांसफर करता हूं। लेकिन सर अब देखिए, ये जब हायर परचेस का एग्रीमेंट चल रहा है, तो चिन्मय के पास ये गाड़ी का ओनरशिप नहीं है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं रहती, और जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता ओनर नहीं होगा। और अगर उसके पहले चिन्मय ने मान लीजिए किसी मिस्टर वाई को ये चीज बेच दी, तो वाई के पास गुड टाइटल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ऐसा ये लॉ कहता है, मैं नहीं, लॉ कहता है सर, अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेस, यानी चिन्मय जिसके पास ये कार है, विल नॉट बी कवर्ड विद इन दिस सेक्शन, तो यहां पे ये चीज आएगी नहीं। तो ए took a car from B on the condition that A would pay a monthly installment of 5,000 as higher charges with an option to purchase it by payment of 1 लाख in 24 months। तो 5,000 देता जाऊंगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके गाड़ी तेरे से खरीद लूंगा। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं होती, ए ओनर नहीं है, ए बेच नहीं सकता, अगर बेचता है तो यहाँ पे बिल्कुल भी कवर नहीं होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल का प्रिंसिपल क्या कहता है बेसिकली, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एस्टॉपल का प्रिंसिपल कहता है, एस्टॉपल का प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप ना किसी को बोलते हो कोई चीज कि अपना ही है, मैं ही मालिक हूं, मैं ही पार्टनर हूं, और जो मालिक है एक्चुअल, जो ओनर, जो पार्टनर है, उसके सामने आप ऐसा बता रहे हो ताकि वो चीज आप बेच सको उसको, कोई है जिसको कोई चीज बेचनी है, आप बोल रहे हो अरे अपना ही है, मेरा खुद का शेयर है, मैं खुद पार्टनर हूँ, ताकि सामने वाला आप पे भरोसा करके वो चीज खरीद ले। एक बार जो सामने वाला आप पे भरोसा करके वो चीज खरीद लिया, अब मान लीजिए बाद में वो जो एक्चुअल ओनर है बोलता है मेरे को नहीं बेचना था, ये अच्छा नहीं आदमी, तो वो नहीं बोल सकता, ही इज स्टॉप्ड बाय लॉ फ्रॉम सेइंग दैट। क्यों, आपके सामने ये सब चीज हुआ था, आपके सामने ही मैंने उसको बोला था कि मैं भी ओनर हूं, मैं भी पार्टनर हूं, और जब उसने मेरे पे भरोसा करके ये चीज ले ली है ना, तो क्योंकि आपके सामने था, तो आपको नहीं बेचना तो आप तभी बोल देना कि नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, ये ओनर नहीं है। आपको नहीं बेचना था तो आप तभी बोल देने का था कि नहीं नहीं मुझे ज्यादा प्राइस चाहिए, या फिर आप अच्छे आदमी नहीं लग रहे हो। आपने तब कुछ नहीं बोला, आप शांत रहे, लेकिन आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। इसको कहते हैं सर स्टॉपल। ये पार्टनरशिप में भी ये कॉन्सेप्ट आता है। तो वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। ओनर यानी कौन, वो बंदा जो एक्चुअल ओनर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। किससे सर, डिनाई करने से, ये कहने से कि मेरे पास, चिन्मय के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी सेल करने की। तो इस केस में सामने वाले को हमेशा विल गेट अ गुड टाइटल इवन व्हेन मैं ओनर नहीं था, लेकिन उसके सामने ये चीज मैं कर रहा हूं, समझ गए। बट बिफोर गुड टाइटल कैन बी मेड, इट मस्ट बी शोन दैट ट्रू ओनर हैड एक्टिवली सफर्ड और हेल्ड आउट द पर्सन इन क्वेश्चन एज द ट्रू ओनर इज अ पर्सन ऑथराइज्ड टू सेल। इसका इतना ही मतलब है कि जब तक, ये तभी अप्लाई होगा जब जो एक्चुअल ट्रू ओनर है ना वो खुद वहां पे प्रेजेंट था, या उसके सामने मैंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया था और उसको इस चीज का पता था कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, फिर भी उसने रोका नहीं, फिर भी उसने डिनाई नहीं किया, ठीक है। हैज एक्टिवली सफर्ड और हेल्ड आउट द अदर पर्सन, यानी चिन्मय, कि ये चिन्मय ट्रू ओनर, ऐसा वो बोलता है, ऐसा है तो ही वो होगा, नहीं तो एस्टॉपल का प्रिंसिपल नहीं लगता है। ए ने बी को बोला सी के सामने कि ए ये खुद ओनर है एक घोड़े का, जबकि ओनर कौन है सर, सी। सी साइलेंट रहा, कुछ भी नहीं बोला। बी ने घोड़ा लिया, अब बी जो है ना, बी इसको वैलिड टाइटल मिलेगा टू द हॉर्स इवन व्हेन, जो बेचने वाला था ए, उसके पास कोई टाइटल नहीं था हॉर्स का। और अगर सी बाद में नहीं बोलना चाहता है ना, तो ही विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग,
क्योंकि क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज सेलर बाय अनपेड, सेल बाय अनपेड सेलर। ये देखने वाले हम आगे। आपने किसी से कोई चीज ली और आपने उसको पे ही नहीं करा, बेचारा क्या करेगा? मतलब ए ने आपको कोई चीज बेच दी तो आप ओनर हो, लेकिन आपने उसको पे ही नहीं किया और गुड्स अभी भी इसके इधर पड़े हुए हैं, तो ये इसको किसी और को बेच देगा एंड जिसको भी बेचेगा एक्स को, उसको गुड टाइटल मिल जाएगा आपके अगेंस्ट। क्यों सर? अनपेड सेलर है, उसको अधिकार दे रहे हैं हम। देखेंगे इसको नेक्स्ट यूनिट में, काफी डिटेल में डिस्कस करना है। एंड अदर प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस मतलब कंपनी डूब रही है तो लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया। लिक्विडेटर मालिक नहीं होता कंपनी के एसेट्स का, फिर भी बेच सकता है ना चीजें, बेच सकता है, सामने वाले खरीदने वाले को अच्छा गुड टाइटल मिलेगा, तो इसको कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर या फिर लिक्विडेटर। फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स कहता है मैं, मेरे को किसी कोई चीज मिली, मैं बहुत ढूंढा ओनर को, मिल ही नहीं रहा है ओनर। अब अल्टीमेटली वो गुड को अच्छा रखने के लिए मान लीजिए खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, किसी को बेच दिया। जब मैं ओनर नहीं हूं तभी भी मैं उसको बेच रहा हूँ, उसको अच्छा टाइटल मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कहता है सेक्शन 169 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। हमारे पोर्शन में सीए फाउंडेशन के लेवल पे सेक्शन 169 इन्वॉल्व नहीं है, तो अपने को डिटेल में नहीं जाना। एंड लास्ट इज पॉनी, सेल बाय पॉनी। पॉनी का मतलब होता है बैंक, जिसकी बैंक बेसिकली जिसके पास मैंने कोई चीजें रखी है सिक्योरिटी के लिए, तब मैं पैसे ही नहीं दे रहा हूँ बैंक को, तो बैंक ने जबरदस्ती बेच दिया वो चीज, तो चलेगा, जिसको बेचा उसके पास अच्छा टाइटल आ जाएगा। नेक्स्ट इज सर समथिंग कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसको परफॉर्म कैसे करें, ठीक है? तो परफॉर्म का बेसिकली मतलब होता है डिलीवरी। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मींस डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी बाय द गुड्स बाय द बायर। तो सेलर ने डिलीवरी करनी चाहिए, बायर ने उसको चुपचाप एक्सेप्ट करना चाहिए, बायर ने पे प्राइस पे कर देना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? तो डिलीवरी मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलेंटरी बोल रहा हूँ, जोर जबरदस्ती से नहीं, वॉलेंटरीली हम पोजीशन यानी फिजिकल जिसके गुड्स हम क्या कर रहे किसी को दे रहे। जरूरी नहीं पोजीशन फिजिकल हो, जरूरी नहीं पोजीशन फिजिकल हो, सिर्फ ऐसा है कि बायर शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट। मतलब मैंने गाड़ी लगाई है, मान लीजिए एक मतलब मैंने लगाई है गाड़ी एक्स नाम के एक प्लेस पे, पार्किंग में लगाई है गाड़ी और मैंने बेची है किसी को, तो मैं उसे जाके चाबी दे आता हूँ, सिर्फ गाड़ी नहीं देता हूँ। तो मैंने बायर को कैसी पोजीशन में रखा, अब ऐसी पोजीशन में रखा कि वो अपना पूर्ण अधिकार ये कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है उस गाड़ी के ऊपर, इसको भी डिलीवरी मानेंगे। डिलीवरी अगर अनफेयर है, वॉलेंटरी नहीं है, तो देर इज नो डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी तीन तरीके की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। सर इसको डिटेल में कैसे पढ़ना है, हमने देखा है ये पहले, एक्चुअल और सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव हमने देखा है। आगे चलेंगे सर, ये कुछ काम का नहीं, एक बार पढ़ के इग्नोर कर देना। ये सिर्फ इतना बोलता है कि जब हम पेमेंट कर, जब हम डिलीवरी कर रहे हैं तो पेमेंट भी ले रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट कंडीशन है। ऐसा नहीं होता है कि डिलीवरी दे दी आप पेमेंट जब चाहे दे दो, जनरली दे आर कॉन्करेंट कंडीशन जनरली। तो सर आगे हम देखने वाले रिगार्डिंग डिलीवरी, इसमें पहला पॉइंट अपने को दिखता है सर, सबसे पहले ये जो चार्ट सिर्फ एक बार देख लेना, कुछ काम का नहीं है सच। पहला पॉइंट कहता है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कुछ कोई भी ऐसी चीज करना जिसको हम डिलीवरी बोल सकते हैं। डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। जो भी हम कहते हैं डिलीवरी हो सकता है वो डिलीवरी हो सकता है, जिसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजिशन ऑफ द बायर। बायर के हाथ में हम गुड्स दे के आ रहे हैं, या फिर किसी और पर्सन ऑथोराइज टू होल्ड है, मतलब उसके एजेंट के हाथ में आ रहे हैं। जरूरी नहीं हम जाके उसके हाथ में दे के आ रहे, इट मींस कि उसका अधिकार अब उसके ऊपर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी। दूसरा है पार्ट डिलीवरी। अगर हम करते हैं पार्ट डिलीवरी मतलब क्या, मान लीजिए 100 किलो कुछ बेचा है, तो 20 किलो के 5 लॉट हैं, पार्ट डिलीवरी हम कर रहे हैं। तो देखिए पार्ट डिलीवरी होती है ना, उस केस में क्या होता है, a delivery of part of the good in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as a delivery of the whole। मतलब मैं आपको 100 किलो कॉटन है 5 लॉट में देने वाला हूँ, 20 किलो के। जिस मोमेंट पे मैं पहला लॉट शिप कर देता हूँ ना, उसी मोमेंट पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है पूरे 100 किलो की। डिलीवरी से ओनरशिप नहीं रुकेगी। डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स का सेम इफेक्ट होता है फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज ए डिलीवरी ऑफ होल। ऐसा मानेंगे पहले ही लॉट में कि पूरा डिलीवर हो चुका है, पूरा ओनरशिप दे दिया है। लेकिन अगर आप इस डिलीवरी को अलग रखना चाहते हैं, आप इस डिलीवरी को सीवियर करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास 100 किलो कॉटन पड़ा हुआ है, मैं बोलता हूं 20 किलो के लॉट बना
और जो भी जैसे जैसा आएगा उसको उसको बेचते जा। मतलब पहला लॉट मिस्टर ए ने लिया, ठीक है, बाद में मिस्टर ए वापस आया, उसने भी दूसरा लॉट उसने ही खरीदा। तो ये इरिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं थे सर, उसने 100 किलो खरीदा और 20-20 किलो के 5 लॉट दिए तो बात अलग थी। इसमें क्या हो रहा है, वो अलग अलग टाइम पे आ रहा है और उसने 100 किलो की ऑर्डर नहीं दी है, वो पहले आया, उसको 20 किलो चाहिए था, वो लेके चला गया। तो हम कहते हैं सीवियर्ड, इसको कहते हैं सीवियर्ड। तो बट डिलीवरी ऑफ द पार्टनर गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सीवियरिंग इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी क्या, जब ये पहली बार आके 20 किलो लेके चला गया, उसका कोई इंटेंशन नहीं था 100 किलो खरीदने का, ना उसने ऑर्डर दी थी, उसने 20 किलो की ऑर्डर दी, 20 किलो लेके चला गया। तो उस केस में सर, भले ही ये बाद में आके बाकी का भी 20 किलो खरीदे और 20 किलो खरीदे, हम पहला जब 20 किलो खरीदा तो हम मानेंगे डिलीवरी सब किसका हुआ है सर, पहले 20 किलो को हुआ है। हम मानेंगे ओनरशिप किसका ट्रांसफर हुआ है सर, सिर्फ पहले 20 किलो का हुआ है। ये बाकी के जो 20-20 किलो के बाकी 4 लॉट है ना, इसका डिलीवरी हुआ नहीं है, क्योंकि ए ने खरीदा ही नहीं है उसको, इवन व्हेन वो बाद में आके उसको ले रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस इज सीवियर्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? तो सर्टन गुड्स लाइंग एट वार्फ यानी वेयरहाउस में कुछ गुड्स परे हुए हैं, उसको हम लॉट में बेच रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। सेलर ने इंस्ट्रक्ट किया है वार्फिंगर, मतलब कौन, जो बंदा वेयरहाउस के बाहर बैठता है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया है सेलर ने कि जो भी बायर आएगा ना, वो उसको बोलो पे करो और अपना अपना गुड्स लेके जाओ। तो जो भी बायर आया उसने उसने अपना अपना गुड्स लिया और बाकी का पार्ट लेके गया। तो हम कहेंगे देयर वाज अ डिलीवरी, किधर की, सॉरी, क्विट पेड डिलीवरी बायर दैट एक्सेप्टेड टू कवे पार्ट। हाँ, मतलब बेसिकली एक बायर आया और उसने सारे गुड्स खरीद लिए, लेकिन पार्ट का ही डिलीवरी लेके गया। तो भले ही पार्ट का डिलीवरी लेके गया, हम कहेंगे इट इज कंसिडर्ड एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, हम मानेंगे पूरा पार्ट डिलीवर हो चुका है। वो ले भले ही बाद में जा रहा है सर, हम मानेंगे पूरा पार्ट डिलीवर हो चुका है, सबका ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, ये सेक्शन कहता है। ऐसा क्यों, ये यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें जितना दिया गया उतना ही हमारे लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट इज सर, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। जनरली जनरली अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो बात अलग है, लेकिन जनरली जब भी आपको डिलीवरी चाहिए, आपने बताना चाहिए, बायर ने बताना चाहिए, भाई मेरे को माल ला के दे, मेरे को डिलीवरी करके दे। सो द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। जब तक बायर बोलता नहीं डिलीवरी करो, तब तक सेलर को डिलीवरी करने की कोई भी आवश्यकता लीगली है नहीं। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे होना चाहिए जनरली प्लेस ऑफ डिलीवरी। अगर गुड्स जो है ना, अगर जो गुड्स है, आप मॉल में गए और आपने कोई चीज खरीदी, तो द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड कि वो मॉल जहां पे आपने वो चीज खरीदा ना, उसको ही हम डिलीवरी मान लें, वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मान लें। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड आर डिलीवर्ड टू एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल, जहां पे आपने खरीदा वहीं पे डिलीवरी, आपने पैसे दिए और आपने फोन लिया और आप चले गए, तो डिलीवरी कहाँ पे थी सर, प्लेस ऑफ डिलीवरी एट इज द प्लेस वेयर द सेल अंडरटुक। ठीक है, गुड्स अग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट ऑफ द सेल। गुड्स, एक वाला थर्ड वाला पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये वाला एक्सप्लेन करेंगे। अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, गुड्स अभी तक बने ही नहीं है, जैसे आपने कोई फ्लैट खरीदने की सोची, आपने बोला ये फ्लैट बना नहीं है, आपने पैसे दिए, तो अग्रीमेंट टू सेल हुआ, अग्रीमेंट टू सेल हुआ क्योंकि फ्यूचर गुड्स है सर। अब वो बिल्डिंग जहां पे बन रही है ना, दैट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी। वो बिल्डिंग जहां पे प्रोड्यूस, जहां पे मैन्युफैक्चर, जहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी। लेकिन सर अगर कोई और चीज रही, तो जैसे मैंने बोला कि ये चीज बनवा के, केक 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 की बात करते हैं, मैंने किसी को बोला मुझे केक बनवा के दे, तो गुड्स नॉट इन एग्जिस्टेंस है और मुझे घर पे डिलीवर कर, तो उस केस में आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना कि डिलीवरी का प्लेस मेरे घर का है, तो वहां पे डिलीवरी विल बी योर प्लेस, योर रेसिडेंस। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस केस में कोर्ट क्या मानेगा, जहां पे वो गुड्स, वो चीज बनाई, जो बिल्डिंग, वो केक जहां पे बनाया, मैन्युफैक्चर किया, दैट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी। अगर कुछ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो अलग बात है। अब दूसरे पे आता हूं, अगर हमने गुड्स आपसे खरीदे, मान लीजिए टीवी खरीदा, और मैंने आपको बोला, आपको मैंने कुछ बताया ही नहीं कहाँ पे डिलीवर करना है, गुड्स आपके पास ही है अभी तक, तो हम, लेकिन मैंने क्या करा, टीवी नहीं, इसको गाड़ी ले लेते, मान लीजिए कार ले लेते, कार, कार यहाँ पे एप्ट एग्जाम्पल रहेगा। तो गाड़ी मैंने आपसे खरीदी और आपसे मैंने एक चाबी ले भी ली, और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं डिलीवरी कहाँ पे करना है, तो इस केस में हम मानेंगे जिस, जहां पे सेल हुआ ना सर, अग्रीमेंट टू सेल जहां पे हुआ है ना, वो प्लेस रहेगी इस कार की डिलीवरी। सर ऐसा क्यों, अरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो उसको मान लो, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो की बात है। तो गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द
सेल, मतलब मॉल में जाके खरीद रहे हो। अगर गुड्स आपको डिलीवर करने हैं एट अ प्लेस विच दे आर एट द टाइम ऑफ द अग्रीमेंट टू सेल, मतलब फ्यूचर गुड्स है। और तीसरी केस है कि अगर एग्जिस्टेंस में ही कोई गुड नहीं है मान लीजिए, तो जहां पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द प्लेस। ये कब है सर? अगेन अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो जो डिलीवरी की प्लेस आप मेंशन करोगे दैट इज विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा? अगेन सर अगर आपने डिसाइड किया है तो वही होगा। अगर आपको अपने देयर इज नो टाइम से फॉर सेंडिंग इज फिक्स्ड, आपने कोई टाइम ही फिक्स नहीं किया है, तो रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, जैसे थर्ड पार्टी के पोजीशन में गुड्स है तो उस केस में क्या होगा? वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल आर इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के एजेंट मिस्टर बी के पास गुड्स रखे हुए हैं, क्योंकि ए बाहर जा रहा था और इसको बोला है ये गुड्स सी के हैं, उसको सेल किए हैं, उसको डिलीवर कर दें। तो ये बी का काम है कि सी को कॉल करके बताए कि आपके गुड्स मेरे पास है, मेरे पास रखे हैं आपके बिहाफ पे। अगर सी एक्नॉलेज नहीं करता है, अगर सी नहीं बताता है, तो उस केस में हम बोलेंगे डिलीवरी हुई ही नहीं। Where the goods at the time of sale are in possession of a third person, so there is no delivery unless such third person acknowledge to the buyer that he holds the good on his बिहाफ। नेक्स्ट इज सर टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। टेंडर यानी क्या? डिलीवरी का ट्राई करना, डिलीवरी के लिए अटेम्प्ट करना। ठीक है। डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में भी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर, मतलब आप रात को 4 बजे फोन करके बोल रहे हो भाई गुड्स डिलीवर कर दे, या फिर आप 4 बजे दरवाजे के बाहर आ गए, ले लो गुड्स ले लो आपके। नहीं यार, आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया होगा तो वो भी बिजनेस आवर्स में आता है, 10 से 6 के बीच में, या फिर ज्यादा से 7-8 बजे तक। तो व्हाट इज रीजनेबल आर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग अपॉन। तो अगर हॉस्पिटल है तो उस केस में जो रीजनेबल आर रहेगा वो रात का भी हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए तो इमरजेंसी चीजें होती है। डिलीवरी के खर्चे कौन उठाएगा सर? कौन उठाएगा? द एक्सपेंसेस ऑफ द डिलीवरी एंड पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट शुड बी बोर्न बाय द सेलर। 100% सेलर ये खर्चे उठाएगा, लेकिन हमने डिसाइड किया बायर करेगा तो बायर करेगा, नहीं किया है तो सेलर। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। रॉन्ग क्वांटिटी मतलब आपने 100 किलोज ऑर्डर किया था, इसने आपको दे दिया मान लीजिए 80 किलोज, या फिर आपने 100 किलोज ऑर्डर किया था और इसने आपको दे दिया मान लीजिए 150 किलोज। दोनों केसेस हो सकते हैं। तो वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन, मतलब ये वाला अगर लेस है तो या तो आप रिजेक्ट कर दीजिए उसको, यू रिजेक्ट इट, और इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स और डिलीवर ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने डिसाइड किया था कि मैं आपको 100 किलो गेहूं दूंगा 100 रुपीज 10 रुपीज पर किलो में, तो आपको 80 किलो ही आए, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको 80 किलो कितने रुपए से खरीदने पड़ेंगे सर? 10, मतलब आप उसको 800 रुपए दे दीजिए। दूसरा सर आपको ज्यादा मिल जाते हैं तो आप क्या करना है? आपको 150 मिल गए तो आप क्या कीजिए? 100 किलो आपकी ऑर्डर थी एक्सेप्ट कर लीजिए, 50 किलो रिटर्न कर दीजिए। A quantity larger, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest। ठीक है। या फिर ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 100 किलो लेता हूं ऊपर के 25 भी लेता हूं, नहीं। या तो आप 100 किलो लीजिए और ऊपर के रिजेक्ट कर दीजिए, या फिर पूरा का पूरा ही रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है। इफ द बायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड्स ही शैल पे फॉर देम एट कॉन्ट्रैक्ट रेट। अपने 150 के 150 रख लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट रेट आपका था 10 रुपए का, तो आपको उसको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर जो सेलर है ना, इसने क्या किया, बायर को मिक्स्ड गुड्स दे दिए। मिक्स्ड मतलब मेरे एक्स क्वालिटी अच्छे क्वालिटी के थे, उसने सस्ती क्वालिटी मिक्स करके गुड्स दे दिए, तो अब मैं इसको अलग अलग बिल्कुल नहीं करूंगा। बायर ने क्या करना चाहिए? या तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दो, या तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर दो। ठीक है। सो the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the whole। समझ गए? तो बायर क्या करेगा? अगर हम मतलब जनरली अगर आप सीवियर कर सकते हो, अगर आपको समझता है आपके क्वालिटी का कौन सा है, तो उतना ले लो, बाकी का रिजेक्ट कर दो या फिर पूरा ही रिजेक्ट कर दो। देखिए, ए अग्रीज टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट टू बी एट 1000 पर क्विंटल। 100 क्विंटल की ऑर्डर है, 1000 रुपए का रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट डिसाइड हो गया है। आगे क्या होता है? ए 1100 क्विंटल दे देता है, ज्यादा दे देता है, तो ए क्या बी क्या कर सकता है? या तो सिर्फ 1000 क्विंटल एक्सेप्ट करे, ठीक है, और ऊपर के 100 किलो रिजेक्ट करे, या फिर पूरा एक्सेप्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना 1000 रुपए इसके ऊपर से उसको पे कर देवे। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज मतलब 100 किलो अपने व्हीट मंगाया है, तो 20-20 किलो के हम लॉट में 5 डिलीवरीज कर रहे हैं। अगर आपका अग्रीड
है तो बात अलग है, कॉन्ट्रैक्ट में तो अलग बात है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन नहीं है तो बायर को इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज लेने की कोई भी जरूरत नहीं। वो या तो पूरा एक साथ मांगेगा या तो नहीं बोल देगा, क्योंकि आपके बीच में ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ था। इफ द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, और इस केस में दोनों के राइट्स एंड लायबिलिटी जो रहेंगे ना, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके बीच में ये डिसाइड करेगा। 100 टन ऑफ पेपर का ऑर्डर हुआ था, नवंबर में शिप करना था, पहले 80 टन दे दिया नवंबर में, 20 टन दिसंबर में दे दिया, तो बायर के पास पूर्ण अधिकार था कि पूरे के पूरे 100 टन आप रिजेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सर डिलीवरी टू कैरियर, कैरियर यानी ट्रांसपोर्टर। अगर ट्रांसपोर्टर को या फिर कैरियर को गुड्स की डिलीवरी हो जाती है फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर ट्रांसमिशन, तो हम कहेंगे प्राइमा फेसी, हम कहेंगे कि डिलीवरी हो चुकी है, इज डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू द बायर। नेक्स्ट इज सर डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांसिट। ये कब होता है, जैसे मान लीजिए आपको पता है पेट्रोल देखा है कभी भरती हुई गाड़ी में, अगर धूप बहुत है ना तो ऐसा थोड़ा थोड़ा हवा में उड़ता है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, या फिर डाइल्यूशन इम्पैक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जब है ना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से जब टैंक निकलेगा तो उसमें रहेगा 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, लेकिन जब तक ये पहुंच जाता है, मान लीजिए मैं नासिक रहता हूँ तो नासिक के पेट्रोल पंप में जब तक आता है ना, तब तक इसमें से कुछ 20 लीटर्स या मान लीजिए 10 लीटर्स इवेपोरेट या फिर इम्पैक्ट ऑफ डाइल्यूशन इस पे आ जाता है। तो ये 10 लीटर, तो अभी नासिक वाला बोलेगा कि इंडियन ऑयल कंपनी को, सर आपने 100 लीटर भेजा ठीक है, लेकिन मेरे को तो 90 लीटर मिला, तो मैं 90 लीटर का पे करूं। तो ये कहता है कौन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है नहीं, जो भी ड्यूरिंग द टाइम डिटोरिएशन होता है ना सर, जो भी ड्यूरिंग द टाइम डिलीवरी के टाइम पे डिटोरेशन होता है, इसका पूरा इम्पैक्ट और रिस्क कौन लेगा, बायर लेगा। तो इंडियन ऑयल 100 लीटर का ही पैसा लेता है, भले आपके पास 90 लीटर ही आए सर। मैं चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में बात कर रहा हूँ डिटोरेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी, ये इम्पैक्ट ऑफ डिल्यूशन, डाइल्यूशन इसको कहते हैं। तो सर देखिए, वेयर गुड्स आर डिलीवर एट अ डिस्टेंट प्लेस द लायबिलिटी फॉर डिटोरिएशन इज इंसिडेंटल एंड इट विल ऑलवेज फॉल ऑन द बायर, ये बायर के ऊपर ही गिरेगी। दो द सेलर अग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क, भले सेलर कहे कि हाँ भाई टेंशन मत ले आ जाएगा, लेकिन अगर होता है डैमेज तो किसके ऊपर, डिटोरेशन, ओके, तो किसकी रिस्क रहेगी, बायर की रहेगी। बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स, जब भी आपके पास गुड्स एक बार आ गए तो बायर ने अगर पहले उसको एग्जामाइन, पहले अगर चेक नहीं किया है, तो उसके पास पूर्ण अधिकार है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मांगने का कि मुझे इस गुड्स को एग्जामाइन करना है, चेक करना है, मुझे देखना है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंफर्म करते हैं। और सेलर को बायर के रिक्वेस्ट पे उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम बोलेंगे डिलीवरी हुई नहीं है, ठीक है। रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, अगर बाय सेलर लेके आ रहा है ना सर डिलीवरी, तो बायर को भी जिम्मेदारी है ये डिलीवरी एक्सेप्ट करे। तो एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर फर्स्ट इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्ट द गुड्स, उसने फोन करके बोला जी मैंने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, ये गुड्स मेरे हैं, तो हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस हो गया डिलीवरी का। दूसरा, आपने बताया नहीं लेकिन आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप, मतलब आपने क्या किया, इसको आगे प्लेज कर दिया, इसको आगे सेल कर दिया, तो हम बोलेंगे आपने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली थी। तीसरा, एक रीजनेबल टाइम के बाद भी ये गुड्स आपने आपके पास रखे, टीवी डिलीवर किया और आपने लगा लगा लिया, आप देख रहे हो 10 दिन हो गए, आपने सेलर को बताया भी नहीं कि आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो इस केस में हम बोलेंगे कि आपने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली। अगर सेलर है ना आपको है ना खराब गुड्स बेचता है या फिर जो भी है रिजेक्टेड गुड्स, हमने ऊपर देखा ना एक्स्ट्रा डिलीवरी, कम डिलीवरी, मिक्स डिलीवरी, इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी, तो अगर रिजेक्टेड गुड्स है ना, तो बायर के पास सिर्फ उसको बताना है सेलर को कि मैं इनको रिजेक्ट कर रहा हूँ, बायर को कोई जरूरत नहीं है कि ट्रांसपोर्ट वाला लेके आए और ये गुड जो है डिलीवरी ये वापस रिटर्न कर दे, उसको कुछ जरूरत नहीं है। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू सेलर, उसको कोई जरूरत ही नहीं है सेलर को रिटर्न करने के, मेहनत लेने की, वो सेलर अपना अपना देख लेगा। सिर्फ सफिशिएंट क्या है, आप इंटीमेट कर दो सेलर को दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। लिखिए, अगर बायर निग्लेक्ट या फिर रिफ्यूज करता है ना डिलीवरी, जबकि डिलीवरी सही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सेलर रेडी एंड विलिंग था, लेकिन बायर डिलीवरी लेने से प्रॉब्लम देता है, लेता नहीं डिलीवरी टाइम पे, तो उस केस में जो भी लॉस सेलर को होगा ना इस रिफ्यूजल, इस निगलेक्ट की वजह से, इसका पूर्ण जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी सर, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी बायर के ऊपर रहेगी। बायर को ये क्या करके देना पड़ेगा, रीइंबर्स करके देना पड़ेगा, ये लॉस अच्छा करके देना पड़ेगा। एंड विद दिस वी एंड दिस सुपर डुपर इजी यूनिट 3।